जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम इंडियन पॉलिटी को कवर करने वाले हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर इन द सेंस कि जहां से हम इंडियन पॉलिटी की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम प्रीलिम्स, मेंस सभी पर्सपेक्टिव से जो चीजें हैं वो देखने वाले हैं। काफी डिटेल में सारी चीजों को समझने वाले हैं और जो जो यहाँ पर एनालिसिस भी रहने वाला है वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके का रहने वाला है, काफ़ी डिटेल्ड रहने वाला है और काफ़ी इजी वे में रहने वाला है, जिससे कि आपको माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ इतनी आसानी से समझ में आ जाए कि यहाँ पर जो इंडियन पॉलिटी है वो आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाए। मतलब एग्जाम में जो इंडियन पॉलिटी है वो सिर्फ आपको मार्क नहीं बल्कि सिलेक्शन और रैंक जो है वो भी दिलवाने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले जब हम देखते हैं तो ब्रिटिश रूल को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनकी सुप्रीमेसी थी, उनका यहाँ पर वर्चस्व था। उसके बाद 1857 का रिवोल्ट होता है, जिसके बाद पूरी जो पावर है वो ट्रांसफर कर दी जाती है क्राउन के हाथ में। अब ये सारी चीज़ें हमने मॉडर्न हिस्ट्री में अच्छी तरीके से देखी है। अब यहाँ पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी की सुप्रीमेसी थी उस टाइम पर भी जो कंपनी है उनके द्वारा काफ़ी सारे जो रेगुलेशंस है वो लाए जाते हैं। और फिर उसके बाद 1773 से लेकर 1858 तक जो कंपनी है उसका रूल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें अलग अलग एक्ट्स आते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट, स्पीड एक्ट, तो अलग अलग एक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। और फिर 1857 का जब रिवोल्ट होता है उसके बाद पूरी जो पावर है वो क्राउन के हाथ में ट्रांसफर हो जाती है। और फिर उसके बाद जो यहाँ पर लॉज आएंगे, उसके बाद जो यहाँ पर एक्ट्स आएंगे वो कंप्लीटली डिफरेंट रहेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सभी जगहों के जो एक्ट्स है उन्हें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि हमें ये एक्ट्स पढ़ने की ज़रूरत क्या है, क्यों हमें एक्ट पढ़ना है, इससे क्या मिलेगा, मतलब क्या हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमारे भारत में अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं है, एक के हाथ में पूरी पावर जो है वो क्यों नहीं दी गई है, तो आपके पास ये जवाब रहना चाहिए कि सर, जब पहले अगर हम देखें जब ब्रिटिश का रूल था उस टाइम पर हमने देखा हुआ है कि जो गवर्नर जनरल है या फिर जो वॉइसरॉय है उसके हाथ में जब पूरी पावर थी तो उसका मिसयूज होता था। इसीलिए उससे सीख कर हमने यहाँ पर देखा है कि जो जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो नहीं बल्कि यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो देखने को मिलती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो देखने को मिलती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको कब समझ में आएगी, जब हम पहले किस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, पहले किस तरीके के एक्ट्स लाए गए थे। इवेंचुअली ये एक्ट्स को जब हम समझेंगे, उसमें जिस तरीके से चेंजेस लाए गए हैं, जिस तरीके से रिवोल्यूशन आया है, उससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आज जो हमारे यहाँ पर स्थिति है, आज जो हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनी हुई है, तो ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है। इसीलिए हमारे लिए ये एक्ट्स को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब देखिए, यहाँ पर जब हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी की स्थापना हमें 1600 में जो है वो ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसका मैनेजमेंट किस तरीके से हुआ करता था उस जमाने की, उस टाइम की हम बात कर रहे हैं। तो जब हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ शेयर होल्डर्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर जब हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की बात करते हैं तो वो यहाँ पर अपॉइंट करते थे गवर्नर्स को, और गवर्नर यहाँ पर जो भी फंक्शनिंग है वो मैनेज किया करते थे। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में क्या क्या पावर थी, तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये रिस्पॉन्सिबल थे कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। मतलब कंपनी जिस भी तरीके का यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करेगी उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बताएंगे कि यहाँ पर कंपनी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का। उसी के साथ साथ ये इतने सुपेरियर पावर इनके पास थी कि जो कंपनी के गोल्स है उसे वो सेट भी कर सकते थे, उसे वो मॉडिफाई भी कर सकते थे, उसे वो चेंज भी कर सकते थे। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो कंपनी की एक्टिविटीज़ है उसे कंप्लीटली सस्पेंड करने की भी पावर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास थी। तो आप समझ सकते हो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये कितने ज़्यादा पावरफुल थे। तो अब जब ये इतने ज़्यादा पावरफुल है तो फिर इनको अपॉइंट कौन करता था, ये कहाँ से इलेक्ट होकर आते थे। तो यहाँ पर कोर्ट ऑफ शेयर होल्डर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। कोर्ट ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर मतलब कि कंपनी में जो भी यहाँ पर शेयर जो है वो लिए हुए हैं। अभी हम देखते हैं ना कि फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी है, कोई भी कंपनी है, उसमें अगर कोई शेयर लेता है तो हम शेयर होल्डर बन जाते हैं। उसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के भी शेयर जो है काफ़ी लोगों ने लिए हुए थे। तो वो लोग कौन थे, वो लोग थे शेयर होल्डर्स।
अब शेयर होल्डर को जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो बट ऑब्वियसली उन्हें प्रॉफिट मिलेगा। तो ये वो ही चाहते थे कि कंपनी जो है वो अच्छा परफॉर्म करे। अब उसके लिए जो कोर्ट ऑफ शेयर होल्डर्स है वो यहाँ पर 24 डायरेक्टर जो है वो इलेक्ट करके देते थे। मतलब यहाँ पर जितने भी शेयर होल्डर्स है वो इलेक्ट करते थे 24 डायरेक्टर्स को, जिससे कि कंपनी का जो बिजनेस है वो मैनेज किया जा सके। और इसे ही कहा जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। समझ में आ रहा है आपको कि ये लोग जिनके हाथ में इतनी ज्यादा पावर थी, लेकिन उनके माए बाप कौन थे? उनके माए बाप थे कोर्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। तो इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर कंपनी का देखने को मिल रहा था। फिर उसके बाद 1765 में हमें ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद देखने को मिलती है, जिसमें ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आती है। ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब कैसे कि पहले के इसमें अगर देखा जाए, मतलब ड्यूअल गवर्नमेंट जो पहले आई गई थी तो उसके पहले का अगर कार्यकाल देखा जाए उसमें हमें दीवानी राइट्स हो, निजामत राइट्स हो, ठीक है। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये हमें नवाब ऑफ बंगाल के पास देखने को मिलती थी। लेकिन अब यहाँ पर ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आने के बाद क्या हुआ कि जो दीवानी राइट्स है बंगाल, बिहार और ओडिशा के लिए, दीवानी राइट्स मतलब कौन से? जो फाइनेंशियल रेवेन्यू से रिलेटेड राइट्स होते हैं वो किसके हाथ में थे? वो ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गए थे। और जो निजामत राइट्स थे वो यहाँ पर नवाब के हाथ में दिए गए थे। लेकिन जो ब्रिटिशर्स है वो यहीं तक नहीं रुके थे। सब कुछ पावर जो एडमिनिस्ट्रेशन की है क्या वो नवाब के हाथ में दे देंगे? नहीं। उसकी निगरानी रखने के लिए यहाँ पर डेप्यूटी सूबेदार जो है, मतलब डेप्यूटी नवाब आप समझ सकते हो, उसका यहाँ पर अपॉइंटमेंट जो है किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। मतलब अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स डायरेक्टली जो रेवेन्यू है वो देख रहे थे और इनडायरेक्टली जो निजामत राइट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी देख रहे थे। इस तरीके से हमें ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन जो है 1765 में वो देखने को मिलता है। लेकिन इसकी वजह से जो लोग हैं बंगाल के वो काफ़ी सफ़र हो रहे थे और इसी के चलते यहाँ पर जो हेस्टिंग है वो आता है और वो ये ड्यूअल गवर्नमेंट जो है उसे खत्म कर देता है। तो इस तरीके से हमें ड्यूअल गवर्नमेंट देखने को मिलती है। फिर उसके बाद चेंजेस होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं। लेकिन जो कंपनी है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलते हैं। अब ये कौन से प्रॉब्लम्स है? तो सबसे पहला प्रॉब्लम हमें मैनेजमेंट का देखने को मिल रहा था कि कंपनी जो है उसके मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था। दूसरा यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था और तीसरा फंक्शनल प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था। अब जब हम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम देखते हैं तो यहाँ पर क्लाइव जो है उसका ड्यूअल गवर्नमेंट चल रहा था। ड्यूअल गवर्नमेंट चलने की वजह से क्या हो रहा था कि यहाँ पर जो लोग हैं वो सफ़र कर रहे थे, मतलब मैनेजमेंट कंपनी का प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा था। जब हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या था कि जो लोग हैं वो प्राइवेटली भी ट्रेड कर सकते थे, मतलब जो एम्प्लॉयज़ है कंपनी के वो प्राइवेटली भी ट्रेड कर सकते थे। प्राइवेटली ट्रेड करना मतलब क्या? मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं वहाँ का एम्प्लॉय हूँ। अब जब मैं एम्प्लॉय हूँ, फॉर एग्जांपल ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कोई टेबल चेयर बेच रही है, ठीक है, तो अगर मैं कंपनी के नाम पर टेबल चेयर बेचूँ तो वो पैसा जो है टेबल का, मतलब फॉर एग्जांपल 1,000 रुपये में टेबल गया, 1,000 रुपये किसको मिलेंगे? वो कंपनी को मिलेंगे। मुझे तो हर महीने सैलरी मिल रही है ना। लेकिन यहाँ पर क्या था, प्राइवेट ट्रेड भी हो सकता था। मतलब मैं खुद के नाम पर जो कंपनी का माल है वो खुद के नाम पर बेच सकता था। मतलब अब जब मैं 1,000 रुपये का वो जो टेबल है बेच रहा हूँ तो मतलब 1,000 रुपये किसको मिलेंगे? कंपनी को नहीं बल्कि मुझे मिलेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर प्राइवेटली ट्रेड कर रहा हूँ। तो इसके वजह से क्या हो रहा था? इसके वजह से सब लोग क्या करेंगे? बट ऑब्वियस है कि सब लोग प्राइवेट ट्रेड ही करेंगे ना। क्यों? यहाँ पर कंपनी को फ़ायदा पहुँचाएंगे और फिर यहाँ पर सैलरी लेंगे। तो मतलब यहाँ पर लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमीर होते जा रहे थे और कंपनी जो डूबती जा रही थी। कंपनी के नाम पर कोई बेच ही नहीं रहा था। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो करप्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। बट ऑब्वियसली यहाँ पर प्राइवेट ट्रेड हो रहा है, लोग यही बोल रहे हैं कि भैया प्यार से दे रहे हैं रख लो, नहीं तो फिर धक्का मार के भी दे सकते हैं, नहीं तो फिर मारपीट से भी दे सकते हैं, नहीं तो फिर जेल में डाल के भी दे सकते हैं। हमारा ही राज है, हमारा ही सब कुछ है, हमारे पास बहुत पैसा है, हम अमीर है, हम ये शक्तिमान, इस तरीके से देखने को मिल रहा था। तो करप्शन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था। उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या हुआ, इतना करप्शन इंक्रीज होने की वजह से कंपनी को हो रहा था लॉस। कंपनी को इतना लॉस हो गया तो कंपनी ने जो ब्रिटिश है उनसे, मतलब जो यहाँ पर लंदन में जो ब्रिटिशर्स बैठे हुए हैं, इंग्लैंड में जो बैठे हुए हैं, उनसे लोन की गुजारिश की कि हमें यहाँ पर लोन चाहिए। अब यहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने बोला कि भैया पागल हो गए हो क्या? मतलब यहाँ पर इतना तुम, मतलब बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो इतना चेन वेन, सोने की चेन ये सब पहन के आ रहे हैं, इतने अमीर होके आ रहे हो, और कंपनी तुम बोल रहे हो कि नुकसान में जा रही है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये प्रॉब्लम, हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे थे। और फंक्शनल प्रॉब्लम अगर देखोगे तो यहाँ पर डिविडेंड जो है, डिविडेंड नहीं आ पा रहा था, है ना।
मतलब क्या है, जो यहाँ पर शेयर होल्डर्स थे, शेयर होल्डर जो होते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मैंने अगर शेयर लिया है तो अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है कंपनी मुझे डिविडेंड देगी, अगर लॉस होता है तो डिविडेंड मिलेगा क्या, नहीं। तो यहाँ पर जितने भी शेयर होल्डर्स थे उनको लॉस होगा, डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। तो ये क्या चाह रहे थे, कंपनी पर कंट्रोल जो है वो बढ़ना चाहिए, कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ऐसा यहाँ पर शेयर होल्डर जो है वो चाह रहे थे। और इसी के चलते यहां पर क्या होता है कि अब यहां पर जो बिजनेस एंटिटी से सेमी सॉवरेन एंटिटी जो है वो बनाने की यहां पर कोशिश की जाती है ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्योंकि अब उनको समझ में आ गया कि बहुत हो गया इनका नाटक, अब ये कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ तो गड़बड़ है दया, अब यहां पर कुछ हमें अच्छा करना ही पड़ेगा। तो इसी के चलते यहां पर हमें पहला एक्ट देखने को मिलता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसे रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो कंपनी है उसे सिर्फ रेगुलेट करने की कोशिश की गई, मतलब यहाँ पर जो उसकी फंक्शनिंग है उसे रेगुलेट करने की, कि मतलब आउट ऑफ ट्रैक चला गया है तो सिर्फ हम रेगुलेट करेंगे। और इसीलिए यहाँ पर कंप्लीटली उसकी पावर जो है नहीं ले ली गई कि यहाँ पर हम पूरी पावर ले रहे हैं कंपनी की, नहीं, ऐसा ब्रिटिशर्स ने नहीं किया, इसीलिए इसे रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो कहा जाता है। तो अब यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट जो है उसके फीचर्स कौन कौन से हैं, तो पहला फीचर हमें देखने को मिलता है कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमें जो जो टर्मिनोलॉजीज है वो काफ़ी बार चेंज होती हुई नजर आएगी कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद उसे वॉइस रॉय। तो इस तरीके से हमें टर्मिनोलॉजीज जो है वो चेंज होती हुई नजर आती रहेगी। तो यहां पर अगर आप देखो तो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसे 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर से असिस्टेंस दिया गया कि लो भैया, अब तुमको यहाँ पर 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो मेंबर यहाँ पर आपको सपोर्ट देंगे, असिस्ट करेंगे, मतलब आप अकेले नहीं हो। उसी के साथ साथ जो बाकी गवर्नर्स थे, मतलब हमें 3 बड़े प्रोविंसेस देखने को मिलते थे ब्रिटिशर्स के, एक तो था बंगाल, दूसरा था बॉम्बे, तीसरा था मद्रास। तो यहाँ पर जो बंगाल है वो स्ट्रेटेजिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि बट ऑब्वियसली कि बहुत ज़्यादा रिच था, जो वहाँ पर सॉइल थी वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल थी, मतलब एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होता था, और उसी के साथ साथ वहाँ पर जो मिनरल्स है वो बहुत ज़्यादा मिलते थे, रॉ मटेरियल्स बहुत ज़्यादा आता था, तो ब्रिटिशर्स को काफ़ी फ़ायदा था। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स बंगाल पर कब्जा बनाए रखना चाह रहे थे, और इसीलिए तो 1911 तक कलकत्ता जो है वो कैपिटल थी, है ना। तो यहाँ पर जो बाकी के थे बंगाल और मद्रास, अपना बॉम्बे और मद्रास, तो ये जो थे इनको यहाँ पर सबऑर्डिनेट बना दिया गया बंगाल के, कि भैया अब तुम यहाँ पर इसके सबऑर्डिनेट रहोगे, ठीक है। मतलब अब अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको पूछना पड़ेगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि प्राइवेट ट्रेड जो यहाँ पर जड़ थी, जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी, कंपनी को नुकसान पहुंचा रही थी, प्राइवेट ट्रेड, उसे यहाँ पर खत्म कर दिया गया कि अब कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं कर पाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो अब यहाँ पर रेवेन्यू और सिविल और मिलिट्री अफेयर जो होगी इंडिया में उसके लिए रिपोर्ट करेंगे। मतलब ध्यान दे रहे हो आप अच्छी तरीके से कि यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है उनकी स्थापना की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर क्या करेंगे कि रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री अफेयर जो भी रहेगा इंडिया में उसे वो रिपोर्ट करेंगे। मतलब अब यहाँ पर क्या हुआ है कि गवर्नर जनरल जो है उसके ऊपर एक पावर को बिठाया गया है जो कि है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो भी यहाँ पर चीजें हो रही है उसे यहाँ पर बताए करेंगे। मतलब ऑफिशियल जो स्पाई हम बोल सकते हैं, ऑफिशियल खुफिया एजेंट, ये यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो देखने को मिल रहे थे। उसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट जो है वो यहाँ पर कलकत्ता में स्टैब्लिश किया गया था, उसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 3 जजेस हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अगर आप ये देखोगे तो काफ़ी एमेच्योर लेवल का था। अभी जो हमें सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलता है वो ये नहीं है, ठीक है। अभी जो हमें सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलता है वो इवेंचुअली किसका पार्ट है, 1935 एक्ट में जो फेडरल कोर्ट जो है वो स्टैब्लिशमेंट की गई थी उसका एक पार्ट, उसका जो स्टैब्लिशमेंट है उसका एक इवोल्यूशन हमें आज का सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलता है। ये वाला सुप्रीम कोर्ट तो काफ़ी एमेच्योर था और उसी के साथ साथ इसकी काफ़ी शॉर्टकमिंग्स भी थे जो हम आगे देखने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट्स ऑफ 1773 में जो चेंजेस है वो देखने को मिलते हैं। अब इसके डिफेक्ट्स क्या क्या थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रही थी। तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो था कि यहाँ पर एक्ट जो है ये गवर्नर जनरल को पावरलेस बना रहा था। पावरलेस क्यों बना रहा था, क्योंकि इसके हाथ में वीटो नहीं था। अब ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको 4 लोग असिस्ट कर रहे थे, है ना। 4 लोग जो है वो असिस्ट कर रहे थे, हमने पिछले इसमें देखा है फीचर्स में कि 4 लोग यहाँ पर असिस्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप सोचिए कि
अगर इसके पास वीटो पावर नहीं, वीटो पावर मतलब क्या होता है कि अगर दुनिया अगेंस्ट में चली गई और मेरे पास अगर वीटो है तो मैं अपना वीटो पावर इस्तेमाल करके जो मुझे चाहिए वो मैं करा सकता हूं। जैसे चाइना है ना, मतलब जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें जो भी परमानेंट मेंबर्स है वो बेसिकली क्या करते हैं, उनके पास वीटो पावर है। मतलब अगर कोई भी अगेंस्ट में जाने की कोशिश करे तो अपना वीटो पावर इस्तेमाल करके पूरे रिजोल्यूशन को ठप बिठा सकते हैं। तो यहाँ पर उसके पास वीटो पावर नहीं थी। वीटो पावर ना होने की वजह से यहाँ पर क्या होता था, मेजोरिटी के थ्रू अगर डिसीजन लिया जाए तो ये सब लोग अगर एक साइड में हो जाए तो गवर्नर जनरल को जो है वो अकेला गिरा सकते थे। गवर्नर जनरल जो है वो जो चाह रहा है उसके विपरीत चीज़ें जो है वो कर सकते थे। तो ये खामी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही थी। उसी के साथ साथ जो प्रेसिडेंसी बॉम्बे और मद्रास यहाँ पर जो सबॉर्डिनेट बनाया गया था वो यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे थे। मतलब यहाँ पर वॉर अलायंस जो भी बनाना है अपने हिसाब से कर रहे थे कि भाड़ में जाए ये जो है बंगाल का, हमको कोई लेना देना नहीं है उससे, हम तो भैया अपना देखेंगे, क्या सबॉर्डिनेट बोल रहे हो, हमको कोई सबॉर्डिनेट नहीं रहना है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो प्रोविजंस थे सुप्रीम कोर्ट के वो काफ़ी वेग थे और डिफेक्टिव थे। किस तरीके से डिफेक्टिव थे हम आगे देखेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो लोग हैं जो मर रहे हैं स्टारवेशन से, उनके लिए कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा था। तो ये प्रॉब्लम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। अब फिर यहाँ पर प्रॉब्लम जो है, और कौन से प्रॉब्लम्स थे, प्रॉब्लम ये भी था कि जो सर्वेंट्स थे कंपनी के वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आ रहे थे। उसी के साथ साथ गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो भी यहाँ पर अकाउंटेबल थी, रिस्पॉन्सिबल थी फॉर द एक्शंस टू द सुप्रीम कोर्ट। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो सर्वेंट्स है, जो यहाँ पर ब्रिटिशर्स है, ठीक है, अब वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आ रहे थे। मतलब उन्होंने कुछ गलत किया तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो भी आएंगे। जो गवर्नर जनरल है जो इतना श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, शक्तिमान है, उनके लिए तो यहाँ पर वो भी यहाँ पर किस में आ रहा था, सुप्रीम कोर्ट का जो है उसके ज्यूरिसडिक्शन में आ रहा था। तो ये इनको अपनी जो सोवरेनिटी है उसमें प्रॉब्लम नजर आया, इनका ईगो आ गया। फिर इन्होंने क्या कहा कि भैया ये हमसे ना हो पाएगा, ये तो भैया हमको नहीं पट रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ गलत हो रही है और इसीलिए इसको रेक्टिफाई करने के लिए ये जो चीज़ हो रही थी तो इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पैदा हो रहा था सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में, सर्वेंट्स में और गवर्नर जनरल उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। तो इसे रेक्टिफाई करने के लिए जो दूसरा अमेंडमेंट एक्ट है 1781 का वो लाया जाता है, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है वो भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, देखिए काफ़ी कम किताबों में ये एक्ट जो है उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 अगर हम देखते हैं, जिसे डिक्लेरेटरी एक्ट 1781 भी कहा जाता है या फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है, कि मतलब यहाँ पर जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसे यहाँ पर हम सेटल अप कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की उसे कर्टेल कर दिया गया। मतलब यहाँ पर जब जो पावर इतनी ज़्यादा बढ़ाई गई थी कि उसके अंडर में जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ है वो भी आ रहे हैं, जो गवर्नर जनरल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो भी आ रहे हैं, अब उसे कर्टेल कर दिया गया गवर्नर जनरल और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल की फेवर में। अब यहाँ पर सर्वेंट जो है गवर्नमेंट के वो अब इम्यून थे कि अब वो यहाँ पर अपनी ड्यूटीज जो है वो इसके अंडर में नहीं आएंगे, उसकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आएंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो मुस्लिम के केसेस थे वो अब डिटरमाइन किए जाएंगे मुस्लिम लॉ के तहत। हिंदू लॉ जो है वो डिटरमाइन करेगा हिंदू केसेस को। मतलब अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट और यहाँ पर गवर्नर जनरल देखा जाए तो अब गवर्नर जनरल यहाँ पर सुपेरियर हो चुका था, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो यहाँ पर सुपेरियर हो चुकी थी। उसी के साथ साथ अमेंडिंग एक्ट 1781 जो है ये फर्स्ट अटेम्प्ट था इंडिया में टुवर्ड्स द सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द ज्यूडिशियरी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन जो है उसे डिफाइन किया गया था, रिस्पेक्टिव एरिया उसका बताया गया था कि इतना तुम्हारा ज्यूरिसडिक्शन रहेगा, इससे बाहर नहीं रहेगा। तो ये जो एक्ट है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंस अगर हम देखते हैं 1773 के एक्ट का, तो हमें देखने को मिलता है कि ब्रिटिशर जो है उन्होंने रियलाइज़ किया कि कंपनी को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है, कंपनी की जो अफेयर्स है उसे रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर जो एक्ट है वो लेकर आए। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक्ट जो है उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इसमें चेंजेस किए, है ना। उसी के साथ साथ उनके जो एक्शंस है वो अब यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के सुपरविजन में रहेंगे। मतलब यहाँ पर क्या है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनकी अब निगरानी रहेगी जो कंपनी में चीज़ें हो रही है। नहीं तो अब तक क्या हो रहा था, कंपनी अपने हिसाब से सब कुछ कर रही थी, लेकिन नहीं, अब यहाँ पर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें यहाँ पर इन्होंने चेंजेस जो है वो किए। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अब क्या हुआ, जो गवर्नमेंट वहाँ पर बैठी हुई है अब वो देखेगी, क्योंकि खुफिया एजेंट, ऑफिशियल खुफिया एजेंट उन्होंने यहाँ पर बिठा कर रखे हैं। उसी के साथ साथ इन प्रैक्टिस अगर देखा जाए तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है इफेक्टिव और डिसिसिव कंट्रोल जो है कंपनी पर वो बेसिकली यहाँ पर नहीं मिला। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको इफेक्टिवली यहाँ पर कंट्रोल नहीं मिला, क्योंकि अभी जो कंपनी है वो अपने हिसाब से ही काम कर रही थी, अभी भी उनके पास सोवरेनिटी थी, अभी भी वो अपने हिसाब से जैसा चाहे कर सकते थे, अभी भी उनके पास जो है मोनोपोली थी। तो इसीलिए अभी भी पूरा कंट्रोल जो है वो नहीं था कंपनी के ऊपर। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो गवर्नर जनरल है उसको काउंसिल के मर्जी पर छोड़ दिया गया था। मतलब
जो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसकी जो काउंसिल थी वो अगर पूरे एक साइड हो जाए तो गवर्नर जनरल जो है उसने भी बोली हुई बात का खंडन कर सकते हैं, उसने भी बोली हुई बात के अगेंस्ट में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके पास वीटो पावर नहीं है ना। उसी के साथ साथ जो वैरेन हेस्टिंग है ये फर्स्ट गवर्नर जनरल बनता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कोई भी फर्स्ट जो है ये आपको ध्यान में रखना होता है। फर्स्ट गवर्नर जनरल जो है बंगाल का वो यहाँ पर वैरेन हेस्टिंग बनता है। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी बार जो डेडलॉक है वो क्रिएट किया गया, मतलब काफ़ी बार जो इसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे ये इसके अगेंस्ट में गए और डेडलॉक जो है वो क्रिएट किया गया। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक्ट जो है ये कॉन्फ्लिक्ट जो पैदा हुआ कंपनी और जो इंग्लैंड में अपोनेंट्स थे उनके अगेंस्ट में, तो यहाँ पर रिजॉल्व करने में काफ़ी नाकामयाब रहा। अब यहाँ पर अपोनेंट्स मतलब बेसिकली कौन? अपोनेंट्स मतलब वो लोग जो यहाँ पर दूसरे भी ट्रेडर्स थे, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि मोनोपोली बनी हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, सिर्फ यहाँ पर ट्रेड कौन कर सकता है? ईस्ट इंडिया कंपनी, बाकी ट्रेडर्स नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो अपोनेंट्स है वो बन चुके थे और उनमें और कंपनी में कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा था उसे रिजॉल्व करने में एक्ट नाकामयाब रहा। तो ये सिग्निफिकेंस हमें इस एक्ट का देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये क्यों लाया गया? बेसिकली ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे विलियम पिट्स, तो इसके नाम पर हमें ये एक्ट देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर शॉर्टकमिंग जो है काफ़ी ज़्यादा थी 1773 के एक्ट में, जो शॉर्टकमिंग्स हमने देखी है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो कंपनी है जो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी बिजनेस एंटिटी से सेमी सोवरन पॉलिटिकल एंटिटी में, तो उस पर कंट्रोल लाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अब यहाँ पर क्या हो रहा था? टेरिटरियल एक्सपांशन भी हो रहा था, तो इसलिए कंपनी के ऊपर कंट्रोल रहना गवर्नमेंट का बहुत ज़रूरी था। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है मैनेजमेंट के कंपनी में उसे भी एड्रेस करना ज़रूरी था। तो इसके लिए पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 का वो लाया जाता है। अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर जो गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसे अब यहाँ पर 4 से 3 कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? कि जिससे कि गवर्नर जनरल जो है उसे थोड़ा यहाँ पर बेनिफिट मिल जाए। नहीं तो यहाँ पर 4 लोग हैं यार, 4 लोग मतलब सीधा वो गवर्नर जनरल जो उसके अपोज में ही जा रहे हैं बार बार। तो इसीलिए इसमें क्या होगा, 3 हो गए तो अब क्या है कि गवर्नर जनरल को अपने साइड में अगर एक भी इंसान मिल रहा है तो फिर भी गवर्नर जनरल अपनी बात जो है वो मनवा सकता है, उसके अगेंस्ट में लोग जो है वो नहीं जाएंगे। इसीलिए ये चीज़ जो है हमें देखने को मिली। उसी के साथ साथ यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो पहले तो थे ही, लेकिन अब यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उसे भी लाया गया। मतलब यहाँ पर क्या किया गया? सेपरेट किया गया। किसको सेपरेट किया गया? अब यहाँ पर कमर्शियल अफेयर्स और पॉलिटिकल अफेयर्स को सेपरेट किया गया। जो कमर्शियल अफेयर्स है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे और जो पॉलिटिकल अफेयर्स है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखा करेंगे। समझ रहे हो आप? यहाँ पर सेमी सोवरन बॉडी बन चुकी थी। जो ट्रेडिंग कंपनी थी जो सिर्फ कमर्शियल एस्पेक्ट देखती थी, अब वो सेमी सोवरन बॉडी बन चुकी थी, इसीलिए अब पॉलिटिकल अफेयर भी उसमें इंक्लूड हो रहा था। तो पॉलिटिकल अफेयर को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कमर्शियल अफेयर्स को देखने के लिए यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो ऑलरेडी थे ही। तो यहाँ पर सी से आप याद रख सकते हो, सी कमर्शियल अफेयर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब क्या हो रहा था? मतलब अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो अब अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रही थी। जो गवर्नमेंट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो अपने कंट्रोल में जो कंपनी के अफेयर्स है उसे यहाँ पर लेने की कोशिश कर रही थी। और इसी चीज़ को यहाँ पर जो पॉलिटिकल अफेयर है, कमर्शियल अफेयर है, सेपरेट किया गया। इसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। ठीक है, डबल गवर्नमेंट, जहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अलग अलग थे। तो डबल गवर्नमेंट अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में तो आपको पता रहना चाहिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स। और यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे उन्हें एम्पावर किया गया था कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही है मिलिट्री से रिलेटेड, सिविल से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड, जो ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया है, तो उसके लिए पूरा सुपरविजन कौन करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेंगे। और एक चीज़ क्या है यहाँ पर? ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। ब्रिटिश पोजीशन यहाँ पर पहली बार हमें देखने को मिलता है। ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया मतलब यहाँ पर ब्रिटिश जो है वो पजेस कर चुके हैं, उनकी जो टेरिटरी है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से चीज़ें जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही थी पिट्स इंडिया एक्ट में। तो अब इसका अगर सिग्निफिकेंस देखा जाए तो हमें देखने को मिलता है 2 चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट थी। एक तो ये कि जो कंपनी है तो इंडिया में जो उनकी टेरिटरी थी, पहली बार ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया जो है उसे कहा गया। जो भी टेरिटरीज ब्रिटिशर्स की थी उसे ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया कहा गया। दूसरी चीज़ जो हमें देखने को मिलती है वो ये है कि यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनी अफेयर और एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये यहाँ पर लेने की कोशिश कर रही थी। और उसी के साथ साथ यहाँ पर 6 कमिश्नर जो है उनका स्टैब्लिशमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। जो भी अफेयर है कंपनी के इंडिया में उसके लिए, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो कहा जाता है, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उसकी यहाँ पर स्थापना की गई। इसमें 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स भी इंक्लूड थे।
मतलब आप समझ सकते हो यहाँ पर 2 कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो भी इंक्लूडेड थे। तो इससे हम अंदाजा क्या लगा सकते हैं कि पॉलिटिकल अफेयर है ना, पॉलिटिकल अफेयर उसी के साथ साथ कमर्शियल अफेयर, दोनों तरफ यहाँ पर जो तबले हैं, दोनों तबले यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि इसमें कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो भी इंक्लूडेड थे। मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है इसमें सीधा गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनका यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा था, है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो काम है उसे यहाँ पर गाइड और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो भी अब किसके अंडर में आ रहे हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के आ रहे हैं। मतलब सीधे तरीके से ऐसा नहीं, पर अनऑफिशियल तरीके से हमें देखने को मिलता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी अब यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में जो पॉलिटिकल पावर है वो तो है ही, लेकिन कमर्शियल पावर जो यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास थी वो भी इनडायरेक्टली यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में आ रही है। मतलब किसके हाथ में आ रही है, कैबिनेट मिनिस्टर्स होने की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनके हाथ में आ रही है। समझ रहे हो आप किस तरीके से चालाकी से ब्रिटिशर्स यहां पर काम कर रहे थे। अब ये जो एक्ट है क्लियरली इसने सब ये मेंशन किया कि जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर्स है वो अब सबऑर्डिनेट रहेंगे बंगाल का जो गवर्नर है उसके। मतलब हमने 1773 केस में देखा था ना कि सबऑर्डिनेट करके रखा गया था, लेकिन एक्चुअल में हुए थे क्या, नहीं, अपने डिस्क्रिप्शन पर काम कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर कंप्लीट तरीके से सबऑर्डिनेट उन्हें बना दिया गया। मतलब अगर वॉर करना है, डिप्लोमेसी करना है, रेवेन्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो तो आपको यहाँ पर पूछना पड़ेगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। क्लियर है। उसी के साथ साथ ये जो एक्ट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल उसके 3 मेंबर जो है उनके हाथ में सौंपता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मेंबर्स है वो कम कर दिए गए। कम करने की वजह से जो गवर्नर जनरल है उसकी पावर यहाँ पर बढ़ गई कि भाई एक को अगर मैंने साथ में, एक को अपना बेस्ट फ्रेंड है तो फिर कोई बात नहीं, अब यहाँ पर चल जाएगा। उसके जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने यहाँ पर प्रॉफिटेबल राइट जो है कि यहाँ पर जो भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं उनको अपॉइंट किया जा सके, उन्हें डिसमिस किया जा सके, वो सब अपने हाथ में रखा था, खुद अपने हाथ में पावर्स ये सब रखे थे। और जो ब्रिटिश नेशनल पॉलिसी है इंडिया में वो यहाँ पर जो सभी सेक्शन रूलिंग क्लास के थे ब्रिटिश में उनके फेवर में रखी गई। मतलब अब यहाँ पर क्या था, अब यहाँ पर जो भी रूलिंग क्लास में है उन सबके फेवर की यहाँ पर चीज़ें इंडिया में देखने को मिल रही थी। मतलब हस्तक्षेप जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा था, जो रूलिंग क्लास है उनका बढ़ता जा रहा था। अब नेगेटिव एस्पेक्ट अगर हम देखते हैं इस एक्ट के तो देखने को मिलता है एक्ट जो है ये क्लियरली डिफाइन नहीं कर रहा था जो बाउंड्रीज है बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में, गवर्नर जनरल इन काउंसिल में। मतलब इनकी बाउंड्रीज क्या क्या है, किसकी क्या पावर है, किसकी कितनी पावर है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में भी घुस रहा है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर गवर्नर जनरल में भी घुस रहा है, तो फिर मतलब पावर क्या है। एक तो हमें लाइन खींचनी पड़ेगी ना, लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ेगी, क्या किसकी कितनी पावर है वो नहीं था। उसी के साथ साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो यहाँ पर नेपोटिज्म का शिकार था। नेपोटिज्म मतलब होता है वंशवाद, मतलब अपने फेवरेट लोग रखना। तो यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसमें जो फेवरेट लोग हैं वही देखने को मिल रहे थे। ठीक है, तो ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ ये जो एक्ट है ये एक फेलियर साबित होता है। जो बाउंड्री है गवर्नमेंट और उसी के साथ जो कंपनी की पावर है उसके बीच में कोई भी जो चीज़ें हैं क्लियर कट नहीं थी कि भैया ये जो है कंपनी की पावर है, ये जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की पावर है, कुछ भी क्लियर कट नहीं था। तो इसीलिए ये एक हम बोल सकते हैं अधकचड़ा एक्ट जो है हमें देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पर इसी को थोड़े जो इसके ड्रॉबैक्स है उसे यहाँ पर कवर अप करने के लिए सप्लीमेंट्री एक्ट देखने को मिलता है 1786 का। इसमें बेसिकली ये भी एक्ट जो है आपको बहुत सारी किताबों में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो एक्ट है ये एक्ट अगर हम देखें तो गवर्नर जनरल जो है उसे पावर दी गई थी कि आप काउंसिल जो है उसे ओवरराइड कर सको। मतलब अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो वीटो पावर अब तक गवर्नर जनरल को नहीं थी, अब यहाँ पर वीटो पावर की एक पावर हमें देखने को मिल रही थी कि अब ये ओवरराइड कर सक रहा था। मतलब यहाँ पर एक साथ अगर वो तीनों लोग एक साथ हो जाए फिर भी ये बोल सकता था कि नहीं, हम जो बोलेंगे वही यहाँ पर शासन रहेगा, ठीक है, हमारा वचन ही हमारा शासन। तो इस तरीके से अब इसके पास ओवर राइडिंग पावर आ चुकी थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से है कि इसे कमांडर इन चीफ बनाया गया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ कौन से एक्ट के तहत बनाया गया, सप्लीमेंट्री एक्ट 1786 एक्ट के तहत। उसी के साथ साथ जो भी सिविल मिलिट्री ऑफिसर्स है वो यहाँ पर क्या कर रहे थे, उनकी जो प्रॉपर्टी है उन्हें यहाँ पर बताना पड़ रहा था कि हमारी इतनी इतनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, मतलब जिससे क्या करप्शन यहाँ पर कम किया जा सके। करप्शन बहुत बढ़ रहा था ना, करप्शन को कम किया जा सके, तो इसलिए प्रॉपर्टी आप डिस्क्लोज कर दो। ये चीज़ें हमें अभी भी देखने को मिलती है ना, जो इलेक्शन में खड़े रहना है। तो देखिए इसलिए ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इंपॉर्टेंट होता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर कोई करप्ट ऑफिसर है तो उसे पनिशमेंट जो है वो भी यहाँ पर दी जाएगी, सीवियर पनिशमेंट दी जाएगी, जिससे कि करप्शन को यहाँ पर रोका जा सके। अब 1793 का जो था उसमें यहाँ पर कौन कौन से चेंजेस किए गए थे, तो यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहले जो टेरिटोरियल पोजीशंस है, जो एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस है, जो मोनोपोली है ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसे एक्सटेंड किया गया था 20 साल के लिए।
अब आपको जो भी एक्ट्स है वो 20-20 साल पर दिखाई देंगे। मतलब 1793 में एक्ट आया था, उसके 20 साल के बाद मतलब 1813 में दूसरा एक्ट देखने को मिलता है। फिर 20 साल के बाद 1833 में नेक्स्ट एक्ट देखने को मिलता है। उसके 20 साल के बाद 1853 में नेक्स्ट एक्ट देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद तो 1857 का रिवोल्ट हो जाता है, जहां से पूरी पावर जो है ट्रांसफर कर दी जाती है क्राउन के हाथ में। तो इस तरीके से 20-20 साल में हमें ये जो एक्ट्स है वो दिखाई देते हैं। अब इसमें क्या किया गया, इसमें जो टेरिटोरियल पोजीशंस है, जो एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल रहे थे, जो सहूलत यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल रही थी, और जो मोनोपोली है ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दी गई। मतलब 1813 तक कोई और कंपनी यहाँ पर नहीं आ सकती, कोई और ट्रेडर यहाँ पर नहीं आ सकता है। एक्सक्लूसिवली सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वही यहाँ पर राज कर सकती है। जो यहाँ पर प्रिविलेजेस ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल रहे हैं वो सिर्फ उनको मिलते रहेंगे आने वाले 20 साल तक। तो इस तरीके से 20 साल तक ये एक्सटेंड किया गया। उसी के साथ साथ जो सैलरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जो सैलरी है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, अब वो ड्रॉ की जाएगी इंडियन रेवेन्यू से। मतलब क्या है, मतलब यह है कि जो अब इंडिया में पैसा जो जनरेट हो रहा है उसी से अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो उनकी सैलरी दी जाएगी। तो ध्यान देना है आपको यहाँ पर, ठीक है। मतलब अब यहाँ पर क्या हो रहा था, जो इंडिया में पैसा यहाँ पर जनरेट हो रहा है, अब उससे जो ब्रिटिशर्स है वो अपनी भूख मिटाने की कोशिश कर रहे थे। तो इस तरीके से ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी है ना, तो उसकी तरफ यहाँ पर बढ़ा जा रहा था। सैलरी जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की वो ड्रॉ की जा रही थी इंडियन रेवेन्यू से। जो लूटना है वो तो चल ही रहा था, जो लूटपाट है वो तो मची हुई थी, ब्रिटिशर्स कर ही रहे थे, उसमें कोई दोहराए नहीं है। जो पैसा है ड्रेन होकर ब्रिटिश के तरफ जा ही रहा था। लेकिन अब यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो सीधे तरीके से सैलरी जो है वो अब इंडियन रेवेन्यू से लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। उसी के साथ साथ जो गवर्नर जनरल है उसकी पावर को स्ट्रेंथन किया गया बाकी प्रेसिडेंसीज पर भी। मतलब अब जो बॉम्बे की प्रेसिडेंसी थी, जो मद्रास की थी, अब उनकी पावर जो है वो कंप्लीट तरीके से सबऑर्डिनेट हो चुके थे। उनकी पावर जो है उसके बहुत ज़्यादा ऊपर जो गवर्नर जनरल है उसकी पावर जा चुकी थी। मतलब यहाँ पर जो गवर्नर जनरल है वो अब वाइस प्रेसिडेंट जो है उसे भी अपॉइंट कर सक रहा था। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से पावर जो है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई थी। तो ये सारे चेंजेस हमें 1793 का चार्टर एक्ट है उसमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1813 का चार्टर एक्ट आता है, 20 साल के बाद 1813 का चार्टर एक्ट देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो बैकड्रॉप है उसमें क्या चीज़ें चल रही थी। अब जो ब्रिटिश ट्रेडर्स है वहाँ पर भी जो ट्रेडर्स है वो ये हो रहे थे, अमीर हो रहे थे। वो भी चाह रहे थे कि यहाँ पर जो वेल्थ है इंडिया में जो हो रही है वो उन्हें अट्रैक्ट कर रही थी। वो भी चाह रहे थे कि जो मोनोपोली यहाँ पर दी गई है उसे यहाँ पर हटाया जाए, है ना। तो इसीलिए जो ब्रिटिश में ट्रेडर्स थे वो भी चाह रहे थे कि यहाँ पर ट्रेड जो है हमें भी इंडिया के साथ करना है भाई साहब, हमें भी करना है। उसी के साथ साथ जो इंडस्ट्री है उसमें रिवोल्यूशन हो रहा था, इंडस्ट्रीज में जो सप्लाई है वो ज़्यादा चाहिए था। तो इसीलिए इसके वजह से भी जो अपोनेंट्स है वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। उसी के साथ साथ जो कॉटन है, रॉ कॉटन है, वो काफ़ी सस्ते दामों में जो इंडिया है वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था ब्रिटिश में। तो इसीलिए वहाँ के जो लोग थे उन्हें ये भी चाहिए था, इसका भी सप्लाई चाहिए था। तो इसी वजह से इनका ये बोलना था कि भाई साहब हमको भी वहाँ पर जाना है, अब बहुत हो गया आप लोगों का। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, जो मोनोपोली है जो यहाँ पर दी गई थी अब उसे हटा दिया जाता है। अब सिर्फ यहाँ पर टी और चाइना जो है वहाँ तक जो मोनोपोली है वो रखी जाती है। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पर आई थी इंडिया में, अब उसकी मोनोपोली यहाँ पर ख़त्म हो जाती है और सिर्फ चाय और चाइना में उसकी जो मोनोपोली है वो सीमित रह जाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं फीचर्स जो 1813 का चार्टर एक्ट था उसके, तो हमें देखने को मिलता है कि जो ट्रेडिंग प्रिविलेजेस है वो रिन्यू कर दिए गए। मतलब जो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करने के लिए आई थी फिर से उसे 20 साल के लिए और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया जाता है। 1793 जो है उसमें एक्सटेंड किया गया था 20 साल के लिए 1813 का एक्ट, अब उसके बाद 20 साल के लिए फिर से यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया। मतलब अब हमें ये पता चलता है कि फिर से 1833 में नेक्स्ट एक्ट जो है वो देखने को मिलेगा ही, है ना। और यहाँ पर क्या हो रहा था, सेपरेट अकाउंट जो है वो मेंटेन करने के लिए यहाँ पर जो प्रोविजंस है वो दिए गए थे कमर्शियल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के। मतलब यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है उसका अकाउंट अलग देखा जाएगा, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है उसका अकाउंट अलग देखा जाएगा। उसी के साथ साथ जो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स है वो अब यहाँ पर एज अ ट्रेडर या फिर मिशनरीज बाहर जा सकते हैं। मतलब ब्रिटिश में जो ब्रिटेन है वहाँ पर जो भी लोग होंगे वो इंडिया में जा सकते हैं। किस वे में, एज अ ट्रेडर भी जा सकते हैं क्योंकि मोनोपोली जो है वो हटा दी गई थी, या फिर एज अ मिशनरीज भी जा सकते हैं। मिशनरीज मतलब जिनको क्रिश्चियनिटी जो है प्रमोट करना है। देखिए आए गए दिनों में जो मिशनरीज है वहाँ से आते थे यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर ऑफिशियल तौर पर बोला गया कि जो मिशनरीज है वो इंडिया में जा सकते हैं। उसी के साथ साथ 1,00,000 रुपए जो है वो एजुकेशन के प्रमोशन के लिए भी दिए गए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एजुकेशन के प्रमोशन के लिए भी यहाँ पर जो पैसे हैं वो प्रोवाइड किए गए थे। और
इसी के साथ साथ यहाँ पर जो ट्रेड मोनोपोली है कंपनी की वो यहाँ पर खत्म कर दी गई थी, है ना। अगर हम एनालिसिस करते हैं इस एक्ट का तो हमें देखने को क्या मिलता है कि जो ट्रेड मोनोपोली है कंपनी की ईस्ट इंडिया कंपनी की वो खत्म कर दी गई थी। मतलब अब जो ट्रेडर्स थे ब्रिटेन में अब वो इंडिया में आ सक रहे थे ट्रेड करने के लिए, लेकिन सिर्फ चाय और चाइना ये दो जगहों पर उनकी जो मोनोपोली है वो इंटैक्ट थी। मतलब कोई भी बाहर का ट्रेडर चाय में व्यापार करने के लिए, टी में व्यापार करने के लिए नहीं आ सकता है, और उसी के साथ साथ चाइना के साथ भी व्यापार जो है वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वही करेगी। अब यहाँ पर ट्रेड, टी और चाइना मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही थी। जो कंपनी है वो यहाँ पर ऑफिशियल्स को अपने आप जो अपॉइंट है वो कर ही रहे थे, तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो गवर्नमेंट और उनकी जो रेवेन्यूज़ है, रेवेन्यू ऑफ इंडिया, ये अभी भी जो कंपनी है उनके ही हाथ में देखने को मिल रही थी। तो इस तरीके से हमें जो एनालिसिस है 1813 के एक्ट का वो देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। 20 साल के बाद फिर से एक एक्ट आता है, इसे सेंट हेलिना एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको बहुत कम किताबों में देखने को मिलेगा सेंट हेलिना एक्ट। ठीक है, अब इसके अगर हम फीचर्स देखते हैं, ये जो एक्ट था ये फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन की तरफ। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, एक ही इंसान के हाथ में सब कुछ चीज़ें हो, है ना। जैसा कि हमने देखा हुआ है हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, राजाशाही नहीं है कि एक ही हाथ में सब कुछ पावर है। यहाँ पर अगर आप देखा जाए 1833 के एक्ट में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, ध्यान से देखिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, उसे यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है बना दिया जाता है। मतलब यहाँ पर क्या किया गया, सेंट्रलाइजेशन किया गया। अब तक यहाँ पर बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब अपने आप सब जो प्रेसिडेंसीज है वो सब इसके सबॉर्डिनेट में आ जाएंगे, वो सब इसके अंडर में आएंगे। मतलब सेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, तो बेंटिक, ये हमें देखने को मिलता है। बेंटिक काफ़ी फेमस है ना, काफ़ी सारी चीज़ें उसने बैन की है, मॉडर्न हिस्ट्री में हमने देखा हुआ है। उसी के साथ साथ यहाँ पर लॉ कमीशन जो है वो फॉर्म किया जाता है। ठीक है, लॉ कमीशन फॉर्म किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लॉ कमीशन। और जो मकाले हैं ये हमें फर्स्ट इंसान जो है वो देखने को मिलता है, जिससे कि इंडियन लॉज जो है उसमें इंप्रूवमेंट की जा सके। उसी के साथ साथ यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर जो है गवर्नर जनरल काउंसिल में वो यहाँ पर फिर से 4 पे फिक्स कर दिए जाते हैं, फिर से 4 पर फिक्स कर दिए जाते हैं। बट ऑब्वियस है कि आप कितने भी कर दिए, क्योंकि इसके पास एक वीटो पावर जो है वो भी देखने को मिल रहा है, सेंट्रलाइज भी ये हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा पावर इसके हाथ में आ गई है ना, सेंट्रलाइजेशन हो गया है। तो यहाँ पर अगर बढ़ा भी दिए जाते हैं तो भी यहाँ पर कुछ जो फर्क है वो नहीं पड़ेगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। उसी के साथ साथ यहाँ पर कंपनी का जो है वो कमर्शियल मोनोपोली वो यहाँ पर अब कंप्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो है वो बनकर रह गई थी। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था, जो वो एक ट्रेडिंग बॉडी थी, सिर्फ एक ट्रेडिंग बॉडी थी, फिर सेमी सोवरेन बॉडी थी, अब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो है वो यहाँ पर बन चुकी थी, क्योंकि मोनोपोली अब इसकी यहाँ पर खत्म कर दी गई थी। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो ओपन कंपटीशन है सिविल सर्विसेज के लिए, उसका भी यहाँ पर अटेम्प्ट किया गया था कि यहाँ पर जो ओपन कंपटीशन है वो यहाँ पर किया जा सके, जिससे कि क्या होगा, जो इंडियंस है, नहीं तो अब तक क्या हो रहा था, इंडियंस जो सिविल सर्विसेज है उसमें एंटर नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर कोशिश की गई थी कि इंडियंस को भी इसमें शामिल किया जा सके, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है उन्होंने मना कर दिया था। इसके वजह से यहाँ पर जो अटेम्प्ट किया गया वो पूरा नहीं हो पाया और ओपन कॉम्पिटिशन जो है वो नहीं ला सके थे, लेकिन लाने की कोशिश जो है वो पूरी तरीके से की जा रही थी। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो मेजर्स है स्लेवरी को एबॉलिश करने के लिए और जो कंडीशन है स्लेव्स की उसे इंप्रूव करने के लिए, ये भी यहाँ पर किया गया। और जो यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, वो यहाँ पर मिनिस्टर था फॉर इंडियन अफेयर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इंडियन अफेयर्स जो उसके लिए मिनिस्टर भी जो है वो भी देखने को मिल रहा था। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमें देखने को मिलती है। क्लियर है। अब इसका सिग्निफिकेंस अगर हम देखें इस एक्ट का, तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है कि जो प्रोविजन है ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये यहाँ पर कंसोलिडेशन और सेंट्रलाइजेशन जो है एडमिनिस्ट्रेशन का उसकी तरफ देखने को मिल रहा था। क्योंकि जो पहले गवर्नर जनरल था, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, अब यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुका था, पूरे इंडिया का वो गवर्नर जनरल बन चुका था। तो कंसोलिडेशन और सेंट्रलाइजेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन का वो यहाँ पर देखने को मिल रहा था। उसी के साथ साथ जो कंपनी की मोनोपोली है टी और ट्रेड में, ये भी यहाँ पर खत्म हो चुकी थी। मतलब अब यहाँ पर जो 1813 में उसकी मोनोपोली खत्म कर दी गई थी, सिर्फ चाय और चाइना तक रखी गई थी, अब इस एक्ट में उसे भी खत्म कर दिया गया। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो डेप्थ ऑफ कंपनी वो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने टेक ओवर कर लिया था। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि लॉ कमीशन क्यों लाया गया था।
है ना, हमने देखा ना जो लॉज है उसको कोडिफाई करने के लिए लॉर्ड मकॉले के अंडर में पहली बार लॉ कमीशन जो उसका गठन किया गया। तो अब यहाँ पर लॉ कमीशन का गठन क्यों किया गया? क्योंकि देखिए हमारे जो लॉज थे वो किस तरीके से पास किए जा रहे हैं उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। मतलब किसी इंसान को लग रहा है ये सही है तो उसे सही बोल रहा था, किसी इंसान को लग रहा है वही चीज़ गलत है तो उसे गलत बोल रहा था, है ना। मतलब इस तरीके का लॉ था कि तुमको 9 दिख रहा है मुझे 6 दिख रहा है तो इसीलिए मैं सही हूँ। उसी के साथ साथ यहाँ पर कंफ्यूजन जो है वो भी हो रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अलग लॉ पास कर रहा है, जो कोर्ट्स है वो अलग हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर था कि एक यूनिफाइड कोड रहना चाहिए। तो इसलिए लॉस को कोडिफाइड करना कि भैया तुम्हारे लिए भी ये जो चीज़ है वो गलत है, हमारे लिए भी ये चीज़ गलत है, सभी के लिए वो चीज़ गलत है, तो एक कोडिफाइड रहना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर जो लॉ कमीशन है उसका गठन किया गया था। और एक फैक्ट्स के बेसिस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फर्स्ट लॉ कमीशन स्टैब्लिश की गई 1955 में 3 साल के लिए अंडर MC सेतालवट, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इनका नाम जो है ये भी आपको पता रहना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो एक्ट है वो हमें देखने को मिलता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब यहाँ पर 1853 का अगर हम एक्ट देखते हैं तो हमें यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती है, ये जो है ये लास्ट चार्टर एक्ट देखने को मिलता है जो हमने देखा है 1793 में आया था, उसी के साथ साथ फिर 1813 में आया था, फिर 1833 में आया था, और फिर ये चार्टर एक्ट जो 1853 का ये लास्ट चार्टर एक्ट देखने को मिलता है। इसके बाद पूरी जो पावर है वो क्राउन के हाथ में चली जाती है ना। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ मेंबर जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में वो रिड्यूस कर दिए गए थे फ्रॉम 1824 से 18 तक, ठीक है। और आउट ऑफ 18 जो 6 लोग हैं वो क्राउन के नॉमिनी थे। मतलब देखिए पहले कितने थे, 24 थे, है ना, लेकिन अब उसे कम कर दिया गया, अब 18 कर दिए गए हैं। और 18 में से भी जो 6 लोग हैं वो यहाँ पर क्राउन जो है खुद नॉमिनी जो है वो उनके रहेंगे, खुद नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है उनकी जो पावर है वो भी यहाँ पर सेंट्रलाइज होती जा रही थी। जो गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके हाथ में जा रही थी, जो क्राउन है उसके हाथ में जा रही थी। उसी के साथ साथ जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग है उसे सेपरेट कर दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से एक्ट के तहत जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग है उन्हें सेपरेट किया गया। तो 1853 का जो एक्ट है उसके तहत एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग जो है उसे यहाँ पर सेपरेट कर दिया गया था। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो गवर्नर जनरल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसका मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए फुल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लॉ मेंबर जो है उसमें यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल एज वेल एज मेड फुल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसका मतलब क्या था, ये एक लेजिस्लेटिव विंग थी गवर्नर जनरल के काउंसिल की, ठीक है। गवर्नर जनरल जो है उसकी काउंसिल जो थी उसकी एक विंग थी लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे हमारे यहाँ पर है ना लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, है ना, जो पार्लियामेंट है लेजिस्लेचर वो लॉज बनाता है, फिर एग्जीक्यूटिव जो हमारे राष्ट्रपति है एग्जीक्यूटिव देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, मतलब एक समझ सकते हो आप कि एक पार्लियामेंट जो है उस तरीके का एक भाग जो है इसमें इंट्रोड्यूस हो चुका था, है ना। तो इस तरीके से लेजिस्लेशन जो है फॉर द फर्स्ट टाइम इसे स्पेशल फंक्शन की तरह ट्रीट किया गया था। स्पेशल मशीनरी जो है वो यहाँ पर, स्पेशल प्रोसेस जो है वो यहाँ पर देखी गई थी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। जो मैंने अभी आपको बताया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, तो उसमें पहली बार ऐसा हुआ कि जो लोकल रिप्रेजेंटेशन है वो भी यहाँ पर दिया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसी के साथ साथ यहाँ पर सिविल सर्विसेज जो है अब वो यहाँ पर ओपन कंपटीशन देखने को मिल रही थी। कोशिश की गई थी 1833 के एक्ट में लेकिन नहीं हो पाया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है उन्होंने मना कर दिया था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो ओपन कंपटीशन है वो यहाँ पर लाने की बात की गई, मतलब यहाँ पर लाई गई। उसी के साथ साथ जो प्रोविजंस है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सेपरेट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी वो भी यहाँ पर लाया गया, प्रोविजन लाया गया जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से अलग रहेगा। मतलब पहले क्या था, पहले यहाँ पर आप समझ सकते हो यहाँ पर है बंगाल, यहाँ पर है बॉम्बे और यहाँ पर है मद्रास, ये 3 मेन प्रोमिनेंट प्रोविंसेस थे। पहले यहाँ पर गवर्नर जनरल जो है वो गवर्नर ऑफ बंगाल देखने को मिल रहे थे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे देखने को मिल रहे थे और गवर्नर ऑफ जो मद्रास है वो देखने को मिल रहे थे। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, है ना, और इनको क्या किया गया, इनको सबऑर्डिनेट बना दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो बना दिया गया, और फिर उसके बाद अपने आप ये जो है सबऑर्डिनेट आ ही रहे थे, है ना। फिर अब यहाँ पर क्या गया 1853 में कि अब यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है ये अलग ही एक टुकड़ा रहेगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो भी यहाँ पर हम लेकर आएंगे। तो इस तरीके से हमें जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती है, जो इवोल्यूशन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है।
अब यहाँ पर आप देखिए जो सिविल सर्विसेज है इसमें दो तरीके की पोस्ट लाई गई थी, एक थी कोवेनेटेड पोस्ट और एक थी अनकोवेनेटेड पोस्ट। कोवेनेटेड पोस्ट जो है रिजर्व थी सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए, सिर्फ ब्रिटिशर्स ही वो ले सकते हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट सब हुआ करता था। और ये थी अनकोवेनेटेड, मतलब ये इंडियंस को जो है वो दी जाती थी, थोड़ी इन्फीरियर पोस्ट थी। उसी के साथ हायर एंड फायर रहता था, मतलब यहाँ पर हायर किया गया है, कब फायर कर देंगे पता नहीं, कोई पेपर वर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस तरीके से हमें यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही थी। और अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है मकौले कमेटी जो है वो भी स्टैब्लिश की गई थी, अपॉइंट की गई थी 1854 में। ठीक है, तो ये अलग है, ये मकौले कमेटी अलग है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए कमेटी का गठन किया गया था। सिग्निफिकेंस अगर हम देखते हैं इस एक्ट का तो हमें देखने को मिलता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो उनकी पावर डिप्राइव की गई। क्यों डिप्राइव की गई? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो मेंबर्स है वो तो कम किए गए थे, 18 पर लाए गए थे। उसमें से भी जो 6 लोग हैं वो क्राउन अपने हाथ से अपने नॉमिनी जो है वहाँ पर रखेगी, मतलब उनके जो लोग हैं वो वहाँ पर रखे जाएंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर मार्क किया जाता है बिगिनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? क्योंकि यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो एक विंग यहाँ पर देखी जा सकती है और उसमें इंडियंस जो है उनका भी समावेश हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, जो कंपनी का रूल है वो एक्सटेंड किया गया। कंपनी का रूल जरूर एक्सटेंड किया गया, ध्यान देना है आपको, कंपनी का रूल एक्सटेंड किया गया, लेकिन इस एक्ट के तहत ये नहीं बताया गया कि कब तक। मतलब जैसे हर साल 20-20 साल के लिए किया गया था ना, अब यहाँ पर 20-20 साल के लिए नहीं किया गया था। मतलब अब यहाँ पर देखने को मिल रहा था कि जो सेंट्रलाइज्ड है वो यहाँ पर क्या करना चाह रहे थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अपने हाथ में कंट्रोल लेना चाह रही थी। इसीलिए अब यहाँ पर 20 साल का जो प्रावधान है वो नहीं लाया गया था, जो हम 1793 से देख रहे थे 20-20 साल बढ़ाया जा रहा था, इस एक्ट में नहीं बढ़ाया गया। लेकिन इसे बताया भी नहीं गया कि कब, यहाँ पर पर्टिकुलर पीरियड भी यहाँ पर नहीं बताया गया था। अब देखिए थोड़ा हम अगर बैकग्राउंड देखें तो चल क्या रहा था, मॉडर्न हिस्ट्री अगर आपने कवर किया होगा तो आपको पता होगा कि चल क्या रहा था। 1857 जो है उसका रिवोल्ट हुआ था, उसके कारण वो सारी चीज़ें जो है वो हमने मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स में कवर किया हुआ है। 1857 का रिवोल्ट हुआ था और फिर यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स है उनको समझ में आ गया कि भैया ये सारी जो चीज़ें हैं ये कैसी है, डेंजरस। और फिर उसके बाद यहाँ पर अब उन्होंने बोला कि सैलाब आएगा। इतना बड़ा रिवोल्ट तुमने करने की कोशिश की, तुमने इतना बड़ा जो रिवोल्ट है हमारे अगेंस्ट में करने की कोशिश की, तो अब यहाँ पर सैलाब आएगा। और सैलाब किस रूप में आता है, पूरी जो सिस्टम है उसे सेंट्रलाइज किया जाता है, जो पावर है वो क्राउन अपने हाथ में ले लेता है। मतलब अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही थी ये यहाँ पर खत्म हो गई। अब यहाँ पर पूरी तरीके से जो पावर है वो क्राउन के हाथ में, जो गवर्नमेंट है उनके हाथ में आ जाता है। और यहाँ पर जो एक्ट है ये डोमिनेटेड था बाय द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट इंपेरियल कंट्रोल। मतलब जो इंपेरियल कंट्रोल है, जो क्राउन का कंट्रोल है वो एब्सोल्यूट तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है इस एक्ट के तहत। तो अब यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या थे। तो फीचर्स जब हम देखते हैं तो सबसे पहले देखने को मिलता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे कंप्लीटली एबॉलिश कर दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर वो मुर्दार टाइप तो पड़ी हुई थी, लास्ट एक्ट में जो हमने देखा था, चार्टर एक्ट जो हमारा आखिरी वाला था, तो उसमें हमने देखा था कि वो मुर्दार जो है वो हो चुकी थी। अब यहाँ पर उसे बरी भी कर दिया गया, मतलब गार्ड भी दिया गया। तो यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे कंप्लीटली एबॉलिश कर दिया गया और जो पावर है अब वो गवर्नमेंट के हाथ में ट्रांसफर कर दी गई। यहाँ पर जो क्राउन है उसके हाथ में ट्रांसफर कर दी गई। उसी के साथ साथ जो डिसिग्नेशन है वो यहाँ पर चेंज किया गया। किसका डिसिग्नेशन? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है उसका डिसिग्नेशन चेंज करके वॉइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया। और फर्स्ट वॉइसरॉय कौन बनता है? लॉर्ड कैनिंग। अब देखिए हमने पहले से देखा है कि जो डिसिग्नेशन है वो चेंज हुआ करते हैं। मतलब पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया, फिर उसके बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया, फिर उसके बाद यहाँ पर वॉइसरॉय जो है वो यहाँ पर बन जाता है। तो इस तरीके से डिसिग्नेशन जो है वो चेंज होते रहते हैं। खासा इसमें जो इंसान है उसमें कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ पर हम वॉइसरॉय और गवर्नर जनरल में अगर फर्क देखें तो हमें देखने को मिलता है वॉइसरॉय। वॉइसरॉय मतलब क्या है? ये दो हिस्से बनता है, वाइस है ना, वाइस किंग, ठीक है। रॉय फ्रेंच में अगर देखा जाए रॉय का मतलब होता है किंग, ठीक है। तो इस तरीके से वाइस रॉय मतलब ये क्या है? किंग जो है उसकी आवाज़, इस तरीके से आप समझ सकते हो। मतलब जो क्वीन है उसके कंट्रोल में ये पूरा जो है वो काम करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर वॉइस रॉय जो है वो हमें डेसिग्नेशन देखने को मिलता है। तो वॉइस रॉय डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था क्राउन का, और गवर्नर जनरल अगर देखा जाए जो इससे पहले का डेसिग्नेशन था वो रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। डिफरेंस कभी कभार रेयरली पूछा जा सकता है, वैसे तो सेम ही है, लेकिन फिर भी अगर हमें डिफरेंस करना ही है तो वॉइसरॉय कौन था? डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था क्राउन का, ठीक है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश क्राउन का, लेकिन अगर हम गवर्नर जनरल देखें तो रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश गवर्नमेंट का।
फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है डबल गवर्नमेंट जो लाई गई थी उसे यहाँ पर एबॉलिश कर दिया जाता है। डबल गवर्नमेंट मतलब क्या है, जैसे डायरकी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि डायरकी मतलब क्या है, उसी तरीके से डबल गवर्नमेंट क्या है उसके बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डबल गवर्नमेंट मतलब जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसके तहत यहाँ पर हमें देखने को मिलता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो लाए गए थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल जो अफेयर्स है वो देख रहे थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है पॉलिटिकल अफेयर्स देख रहे थे। तो यहाँ पर ये जो डबल गवर्नमेंट है उसे एबॉलिश कर दिया गया, मतलब यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो यहाँ पर एंड कर दिए गए। और उसी के साथ साथ यहाँ पर नया ऑफिस जो है वो लाया गया। नया ऑफिस किसका था, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का, जिसे एसओएस जो है इससे भी डिसिग्नेट किया जा सकता है। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, ये यहाँ पर नया ऑफिस लाया गया। और फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कौन बनता है, लॉर्ड स्टैनले। ठीक है, ये भी नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से डायरेक्टली नाम जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 15 मेंबर काउंसिल जो है वो यहाँ पर लाई गई इसको असिस्ट करने के लिए। ठीक है, और ये जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था ये एडवाइजरी था नेचर में। एडवाइजरी का मतलब क्या होता है कि इसने जो भी बोला हुआ है ये होगा ही, ये नहीं होता है। एडवाइस दे सकता है कि भैया ये करना चाहिए, करना चाहिए, अगर करना है तो देख लो। इस तरीके से एडवाइजरी नेचर जो है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जो ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था ये कंप्लीट अथॉरिटी थी और कंट्रोल था उसका इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट जो हमें देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पर आती है वॉइस रॉय। अब यहाँ पर हायरार्की आपको समझना ज़रूरी है। हमने यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट देख लिया, हमने यहाँ पर वॉइस रॉय देख लिया, उसी के साथ साथ जो गवर्नर्स है प्रोविंसेस के वो हमें देखने को मिलते थे। तो हायरार्की हमें समझना ज़रूरी है। तो हायरार्की अगर हम देखें तो जो वॉइस रॉय है, वॉइस रॉय यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल था टू द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये मेंबर था ब्रिटिश कैबिनेट का, मतलब आप समझ सकते हो ब्रिटिश कैबिनेट का ये मेंबर है। और वॉइस रॉय जो है रिस्पॉन्सिबल था सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को, और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ये आंसरेबल था मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो हायरार्की आप समझ रहे हो। अब वॉइस रॉय के नीचे यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है लेकिन बट ऑब्वियस है वो अंडरस्टैंडेबल है कि यहाँ पर वॉइस रॉय के नीचे जो गवर्नर्स है प्रोविंसेस के वो आएंगे, उसके ऊपर वॉइस रॉय देखने को मिलेगा। ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को, और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट आंसरेबल रहेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। तो इस तरीके की हायरार्की हमें यहाँ पर देखने को मिलती थी। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है उसके पास कंप्लीट अथॉरिटी थी और कंट्रोल था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का, जो मैंने अभी कुछ ही देर पहले आपको बताया था। सिग्निफिकेंस अगर हम देखते हैं इस एक्ट का तो हमें देखने को मिलता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पर रिजिडली सेंट्रलाइज कर दी गई थी। मतलब यहाँ पर क्या है, जो प्रोविंसेस है उनके हाथ में कुछ पावर नहीं थी, तो कंप्लीटली रिजिड यहाँ पर जो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमें देखने को मिल रही थी। पूरा यहाँ पर क्राउन जो है उसके हाथ में ले लिया था, मतलब यहाँ पर कंपनी का जो नामो निशान जो है वो चला गया था। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर फंक्शन जो है उसका सेपरेशन भी देखने को नहीं मिलता है। मतलब यहाँ पर पूरा जो अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट है वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो है उसके इसमें देखने को मिलता है। गवर्नर जनरल इन काउंसिल मतलब क्या है, गवर्नर जनरल काउंसिल मतलब गवर्नर जनरल जो है वो यहाँ पर असिस्ट किया जाता था एग्जीक्यूटिव काउंसिल से। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो यहाँ पर असिस्ट करते थे गवर्नर जनरल को। ठीक है, और ये सब मिलाकर हमें गवर्नर जनरल काउंसिल जो है वो देखने को मिलता है। तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल ये आगे अगर आपको आएगा तो आपको ध्यान में रखना है कि गवर्नर जनरल प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल वो बनते हैं गवर्नर जनरल इन काउंसिल। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं कि सेपरेशन ऑफ फंक्शनिंग नहीं थी, लेकिन यहाँ पर पूरा जो अथॉरिटी थी ऑफ द गवर्नमेंट वो थी गवर्नर जनरल इन काउंसिल के साथ। उसी के साथ साथ जो एंटायर मशीनरी है एडमिनिस्ट्रेशन की वो यहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक थी और टोटली अनकंसर्न थी पब्लिक ओपिनियन के। लोग क्या चाह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों को क्या चाहिए, कोई मतलब नहीं। यहाँ पर जो भी मशीनरी थी एडमिनिस्ट्रेशन था वो कंप्लीटली ब्यूरोक्रेटिक था। अपना जो है वो स्वार्थ देखा करते थे, ब्रिटिशर्स खुद का स्वार्थ जो है वो देखा करते थे। उसी के साथ साथ जो कंट्रोल है ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ये एब्सोल्यूट था, जो हमने देखा हुआ है कि एब्सोल्यूट था। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंप्लीट कंट्रोल जो है हमें देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो इससे हमें अंदाजा होता है कि जब गवर्नर जनरल जो है वो आंसरेबल है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को, इसका मतलब है कि इसकी जो पावर्स है ये थोड़ी यहाँ पर कम कर दी गई थी, थोड़ी यहाँ पर इसकी पावर जो है वो छीन ली गई थी। ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। और मतलब क्या है, 1858 का जो एक्ट है उसके तहत जो गवर्नर जनरल है जो अब यहाँ पर वॉइसरॉय बन चुका है, उसकी पावर थोड़ी यहाँ पर कर्टेल जो है वो की गई थी, इनडायरेक्टली हम देख सकते हैं, है ना। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, 1861 का एक्ट जो हम आगे देखेंगे उसके तहत फिर से ये अपने हाथ में पावर जो है वो ले लेता है, वीटो जो है वो अपने हाथ में ले लेता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर सिग्निफिकेंस इस एक्ट का देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब यहाँ पर देखिए, जब 1861 का यहाँ पर एक्ट आ रहा था तो उस दौरान यहाँ पर रिवोल्ट जो है हमने देखा। रिवोल्ट होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो इंडियंस हैं वो तो यही बोलते हैं कि भैया आतंकवादी सटक ली, अब यहाँ पर बहुत पानी जो है वो सर के ऊपर जा चुका है। तो अब ऐसे सिनारियों में यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स है उनको समझ में आ गया था कि भैया
यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, डर जो है वो खत्म होते जा रहा है लोगों का, और डर खत्म तो इज्जत खत्म। और इसीलिए ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर सोचा कि हम यहाँ पर नफरत से नहीं बल्कि इंडियंस को प्यार से लूटेंगे। तो प्यार से लूटने की साजिश इन्होंने यहाँ पर की, इंडियंस की कोऑपरेशन के साथ इंडियंस को यहाँ पर लूटा जाएगा। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलती है ब्रिटिशर्स की तरफ से। और इसी के साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ब्रिटिशर जो है वो अलग अलग एक्ट्स के रूप में यहाँ पर आते हैं, और उसी के साथ साथ कोऑपरेशन के साथ इंडियंस जो है अब इनका यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। तो इंडियंस को यहाँ पर इन्वॉल्व करके उनको लूटना शुरू कर देते हैं। मतलब यहाँ पर इंडियंस को नॉन ऑफिशियल तौर पर जो चीज़ें हैं वो देना शुरू करते हैं, रिश्वत जो है वो देना शुरू करते हैं, कैरेट देना शुरू करते हैं, और फिर पीछे से जो स्टिक है वो भी बरसाना शुरू करते हैं। तो आइए यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं 1861 के एक्ट में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से फीचर्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। पहला तो यह है कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन प्रोसेस जो है वो यहाँ पर आ जाती है लॉ मेकिंग में। मतलब यहाँ पर क्या है, जो ब्रिटिशर्स है उनको समझ में आ गया था, तो अब वो ये बोलते हैं कि भैया तुम हमारे साथ हो, तुम तो हमारे अपने हो, तुम मेरी टीम में हो, तुम कहीं दूर की टीम में नहीं हो। तो इस तरीके से यहाँ पर ब्रिटिशर जो है रिश्वत देना शुरू कर देते हैं, और जो रिप्रेजेंटेशन प्रोसेस है वो यहाँ पर शुरू हो जाती है। जो इंडियंस हैं उनको भी अब यहाँ पर काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन मिलना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो वॉइस रॉय जो है वो नॉमिनेट करता है। अब देखिए यहाँ पर पावर वॉइस रॉय अपनी बढ़ा रहा है। अब तक पावर जो है वो हमें सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के हाथ में पूरी पावर देखने को मिल रही थी, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसके हाथ में था, एब्सोल्यूट पावर थी। लेकिन अब यहाँ पर वॉइस रॉय जो है उसे नॉमिनेशन की पावर अपने हाथ में ले ली है। नॉमिनेशन की पावर मतलब क्या है कि अब यहाँ पर वॉइस रॉय जिसे चाहेगा उसे नॉमिनेट कर सकता है। अब यहाँ पर इंडियंस को एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर के तौर पर उसे नॉमिनेट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि पहला कौन था, लॉर्ड कैनिंग था वॉइस रॉय, इसने क्या किया, इसने इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया। अब ये 3 इंडियंस के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 इंडियंस के नाम क्या है, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव। ठीक है, तो यहाँ पर RMD इस तरीके से आप याद रख सकते हो, RMD। ठीक है, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, दिनकर राव। तो इस तरीके से ये 3 नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है नॉमिनेशन की। फिर उसके बाद लॉर्ड कैनिंग जो है उसने यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस जो है वो शुरू कर दी। डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस कैसे, यहाँ पर लेजिस्लेटिव पावर जो है बॉम्बे और मद्रास को दिया गया। अब देखिए डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सेंट्रलाइजेशन मतलब हमारे जो प्रधानमंत्री है उनके हाथ में पूरी पावर अगर आ जाए, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे सेंट्रलाइजेशन। मतलब पूरी पावर उनके हाथ में आ जाए। कब आती है, जब इमरजेंसी लगी हो तब पूरी पावर उनके हाथ में रहेगी, तो हम बोलेंगे कि सेंट्रलाइज्ड हो चुका है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि हमारे यहाँ पर जो स्टेट्स है तो चीफ मिनिस्टर्स को भी पावर दी गई है। जो स्टेट्स है उनके बारे में चीफ मिनिस्टर खुद रूल बना सकते हैं, तो ये हम बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। तो उस तरीके से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंप्लीट सेंट्रलाइज्ड हमें देखने को मिल रहा था। जो वॉइस रॉय है वो सब कुछ देख रहा था, लेकिन अब यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग ने डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस भी शुरू कर दी थी, जिसके तहत यहाँ पर जो बॉम्बे है, मद्रास है, इनको भी यहाँ पर लेजिस्लेटिव पावर जो है प्रोवाइड की गई थी। मतलब अब वो खुद के लॉज जो है वो बना सकते थे। यहाँ पर कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी जो है इनको ये तो नहीं मिली थी, ये इनको देखा जाए तो 1937 में मिली थी, लेकिन फिर भी 1861 का जो एक्ट है ये डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पर शुरू जरूर करता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो नई लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका स्टैब्लिशमेंट होता है। नई लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब क्या, कि यहाँ पर बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब, इसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो हमें देखने को मिलती है, जो कि स्टैब्लिश की गई बंगाल की 1862 में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की 1866 में, और पंजाब की 1897 में। तो ये भी यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो स्टैब्लिश की गई। और उसी के साथ साथ ये जो एक्ट था 1861 का, ये एम्पावर्ड कर रहा था वॉइस रॉय को। किस लिए एम्पावर्ड कर रहा था, कि यहाँ पर रूल्स और ऑर्डर जो है वो खुद यहाँ पर बना सके, जिससे कि जो बिजनेस है, जो ट्रांजैक्शन है, वो यहाँ पर अच्छे कन्वीनियंट तौर पर हो सके। मतलब यहाँ पर वॉइस रॉय के पास पावर थी कि अच्छा ट्रांजैक्शन होने के लिए खुद यहाँ पर रूल्स बना सके। और इतना ही नहीं, तो पोर्टफोलियो सिस्टम जो है वो भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई थी। पोर्टफोलियो सिस्टम हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। पोर्टफोलियो मतलब क्या है, जैसे अभी अगर हमारे यहाँ पर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है कि किसी जो मिनिस्टर है उसके पास कोई और पोर्टफोलियो होगा, मतलब फाइनेंस होगा, रेवेन्यू होगा, होम मिनिस्ट्री होगी, है ना। तो ये जो होम मिनिस्ट्री है या फिर रेवेन्यू है, उसी के साथ डिफेंस है, तो ये क्या है, ये पोर्टफोलियो दिए हुए हैं उनको, है ना। तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम जो है, देखिए इसका जो हमें मूड है वो कहां पर देखने को मिलता है, 1861 के एक्ट में। ठीक है, पोर्टफोलियो सिस्टम हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर क्या था, जो मेंबर थे वॉइस रॉय काउंसिल के, उन्हें यहाँ पर इंचार्ज बनाया गया एक या उससे ज्यादा डिपार्टमेंट्स का। जैसे कि हमारे यहाँ पर है ना कि
कोई रेवेन्यू का डिपार्टमेंट संभालता है, कोई डिफेंस का संभालता है। इस तरीके से उस टाइम पर भी जो वॉइसरॉय के काउंसिल था उसमें के जो मेंबर्स थे उन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट दिए जाते थे, एक भी दिया जाता था या उससे ज़्यादा भी दिया जाता था। और यहाँ पर इशू जो है ये करते थे फाइनल ऑर्डर। और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या हमें देखने को मिलता था, हमें देखने को मिलता था इमरजेंसी के दौरान। इमरजेंसी के दौरान यहाँ पर अगर कोई लॉ लेकर आना है तो ऐसे सिनारियों में जो वॉइसरॉय है वो ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकता था। मतलब देखिए वॉइसरॉय ने अपने हाथ में यहाँ पर कितनी पावर रखी थी। एक तो पावर थी नॉमिनेट करने की, वो नॉमिनेट कर सकता था। दूसरी पावर थी पोर्टफोलियो सिस्टम की, पोर्टफोलियो भी वहाँ पर वो कर सकता था। उसी के साथ साथ अब यहाँ पर जो ऑर्डिनेंस है वो भी इशू कर सकता था। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली जो लॉज है वो कौन लेकर आता है। अब देखिए कंपेयर करके सोचना पड़ेगा, जिससे क्या होगा समझने में आसानी जाएगी। आज हमारे यहाँ पर अगर देखें हम तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है। लॉज कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाती है। मतलब लोकसभा में बिल जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर वो बिल जो है वो लॉ में तब्दील हो जाता है। अब यहाँ पर अगर पार्लियामेंट सेशन में ना हो, ठीक है, पार्लियामेंट अगर सेशन में ही ना हो तो फिर उस टाइम पर ऑर्डिनेंस इशू होता है। जब हम पार्लियामेंट चैप्टर देखेंगे तो डिटेल में इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो वाइसरॉय जो है वो ऑर्डिनेंस यहाँ पर इशू कर सकता था, ठीक है। आज भी अगर हमारे यहाँ पर देखा जाए तो राष्ट्रपति जो है हमारे प्रेसिडेंट, उसी के साथ साथ स्टेट में अगर गवर्नर देखे जाए तो वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें उसका क्रक्स देखने को मिलता है, जो ओरिजिन है वो देखने को मिलता है 1861 के एक्ट में, जहाँ पर वाइसरॉय ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल के कॉन्करेंस के। मतलब यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसके पूछेगा भी नहीं, ऑर्डिनेंस यहाँ पर इशू कर देगा कि मतलब यही कायदा रहेगा इस तरीके से। और यहाँ पर जो लाइफ है इस ऑर्डिनेंस की वो कितनी थी, 6 मंथ्स की। मतलब 6 महीने तक ये ऑर्डिनेंस जो है लागू रहेगा। मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो ठीक है, वो तो काम कर रही है, लेकिन अगर जो यहाँ पर कैनिंग है या फिर जो वॉइसरॉय है उसे अगर लगता है कि नहीं यहाँ पर सांस जो है, सांस लेने पर टैक्स लगना चाहिए, तो फिर यहाँ पर क्या करेगा, ये ऑर्डिनेंस इशू कर देगा। ऑर्डिनेंस ये जो है ये टैक्स कब तक रहेगा, 6 महीने तक रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंस अगर हम देखते हैं इस एक्ट का तो हमें देखने को मिलता है कि जो मेंबर्स थे वो यहाँ पर नॉमिनेट किए जा रहे थे, और उसी के साथ साथ यहाँ पर उनके जो फंक्शंस थे, मतलब जो भी वो कामकाज कर रहे थे, वो कन्फाइंड थे एक्सक्लूसिवली टू द कंसिडरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स। मतलब यहाँ पर जो गवर्नर जनरल है वो जो भी उनके सामने प्रपोजल रखेगा सिर्फ उस तक ही उनकी सीमित थी, उस पर ही वो फंक्शन कर सकते थे। जो यहाँ पर गवर्नर जनरल उनके सामने नहीं रखेगा उस पर वो काम ही नहीं कर सकते थे। मतलब फॉर एग्जाम्पल गवर्नर जनरल ने ऑर्डिनेंस लेकर आ गया कि यहाँ पर सांस लेने पर टैक्स लगेगा, तो फिर ये उनके सामने आया ही नहीं है, तो ये लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही थी। दूसरी चीज़ क्या थी कि ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो ना ही रिप्रेजेंटेटिव थी ना ही डेलिब्रेटिव थी। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है कि लोग जो है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम किसी को चुन कर देते हैं, वोट देते हैं, और फिर वो जो इंसान रहता है जिसे हमने चुन कर दिया है वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव रहता है। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए लेजिस्लेटिव काउंसिल रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी, क्योंकि लोग नॉमिनेट होकर आ रहे थे, यहाँ पर लोग चुनकर नहीं दे रहे थे। दूसरी चीज़ डेलिब्रेटिव भी नहीं थी। डेलिब्रेटिव भी नहीं थी मतलब क्या है कि इनके हाथ में इतनी पावर भी नहीं थी, मतलब वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे, उनके पास में फंक्शंस भी नहीं थे, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या था, जो लोग हैं, जो इंडियंस है, वो अब यहाँ पर एटलीस्ट उनका एसोसिएशन तो आ गया था लॉ मेकिंग सिस्टम में। तो ये एक पॉजिटिव फीचर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा था। दूसरी चीज ये है कि इफेक्टिव पावर जो है वो यहाँ पर गवर्नर जनरल ने खुद के हाथ में ही रखे थे। कौन कौन सी पावर थी यहाँ पर गवर्नर जनरल के पास, जैसे कि यहाँ पर जो बिल्स है उसको प्रायर सैंक्शंस देना कि हाँ ठीक है ये बिल जो है तुम ला सकते हो। उसी के साथ साथ जो बिल है उस पर वीटो पावर जो है उसका इस्तेमाल करना। उसी के साथ साथ जो ऑर्डिनेंस है उसका इशू करना। तो ये जो पावर्स है ये गवर्नर जनरल के हाथ में थे, इसलिए इफेक्टिव पावर अगर देखी जाए, एक्चुअल पावर अगर देखी जाए तो ये गवर्नर जनरल या फिर वॉइसरॉय, यहाँ पर गवर्नर जनरल बोलिए या वॉइसरॉय बोलिए, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय जो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप गवर्नर जनरल या फिर वॉइसरॉय इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर आप वॉइसरॉय समझिए, जहाँ पर गवर्नर जनरल है अब से जहाँ भी गवर्नर जनरल लिखा हुआ है वहाँ आप वॉइसरॉय जो है वो समझ सकते हो। तो यहाँ पर इफेक्टिव पावर अगर देखी जाए तो ये रिजर्व थी वॉइसरॉय के हाथ में ही। तो यहाँ पर हमारा जो एक्ट है 1861 का वो खत्म होता है। चलिए नेक्स्ट एक्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्ट हमें देखने को मिल रहा है 1892 का एक्ट। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो लोग हैं, लोग अब यहाँ पर जागरूक हो रहे थे, लोग यहाँ पर अवेयर हो रहे थे। 1892 मतलब 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो फॉर्म हो चुकी है, मतलब बड़ी एक सेंट्रलाइज पॉलिटिकल पार्टी जो है उसका गठन यहाँ पर हो चुका है। तो बट ऑब्वियस है कि वो डिमांड जो है वो गवर्नमेंट के सामने रख रही होगी, तो इसलिए यहाँ पर लोग जो है वो जागरूक हो रहे थे, उनके जो अधिकार है उसके लिए अवेयर हो रहे थे, इनलाइटन हो रहे थे, और इसीलिए वो चाह रहे थे कि यहाँ पर बजट जो है वो भी यहाँ पर डिस्कस होना चाहिए। और यहाँ पर ब्रिटिशर्स हैं उनको ये पता था कि भैया कि यहाँ पर अगर इनके कोऑपरेशन के साथ ना हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा।
और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो प्रोसेस है ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, ये इसका रिमार्केबल अचीवमेंट है। इनडायरेक्ट इलेक्शंस, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है ये इसका रिमार्केबल फीचर है। तो आइए अब इसके फीचर्स पर हम नजर डालते हैं। पहला फीचर हमें देखने को मिलता है कि नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है उनकी संख्या बढ़ा दी गई। मतलब पहली जीत यहाँ पर इंडियंस को मिल गई कि नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी, ऑफिशियल नहीं थी। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था, एक्चुअल में इनको पावर नहीं दी गई थी, लेकिन एक कैरेट होता है ना कि लो भैया कैरेट लो कैरेट लो कैरेट लो, और फिर पीछे से स्टिक्स मारना। तो इस तरीके से कैरेट जो है वो इनको मिल रहा था। धीरे 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 कैरेट की जो संख्या है वो भी बढ़ती जा रही थी। तो नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ा दी गई सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेकिन ऑफिशियल मेजोरिटी जो है वो उन्होंने अपने हाथ में ही रखी थी। दूसरा यहाँ पर आता है लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है डेलिब्रेटिव पावर यहाँ पर उसे दी गई थी। मतलब अब यहाँ पर जो बजट है वो डिस्कस भी किया जा सकता था और उस पर क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते थे। मतलब अब यहाँ पर इनको जो बजट के बारे में कुछ था ही नहीं कि भैया तुम इंक्लूडेड ही नहीं हो बजट में, लेकिन अब यहाँ पर इनको डेलिब्रेटिव पावर जो है दी गई थी। मतलब किस तरीके से बजट जो है वो आप डिस्कस कर सकते हो, हम आपके साथ बजट डिस्कस करेंगे कि देखो हम किस तरीके से आपको लूट रहे हैं, देखो किस तरीके से आपका लूटा हुआ पैसा हम वहाँ पर भेज रहे हैं। तो ये डिस्कस कर सकते हो। आप क्वेश्चन भी हमको पूछ सकते हो कि भैया तुम हमको इतना लूटे हो तो ये पैसा तुम कैसे ले जा रहे हो, हम आपको जवाब भी देंगे। अब यहाँ पर एक बार आपको जवाब दे दिया ना, फिर से आप काउंटर सवाल नहीं पूछ सकते हो। मतलब यहाँ पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर नहीं पूछे जा सकते हैं, और उसी के साथ साथ बजट जो है उस पर वोट भी जो है वो नहीं किया जा सकता है। मतलब आप पूछ लो, आपको जानकारी रहेगी हम कैसे लूट रहे हैं, उसमें आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो ऐसा जो है फीचर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा था। उसी के साथ साथ प्रोविंशियल काउंसिल अगर देखे जाए, प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ये इंट्रोड्यूस किया गया था। मतलब यहाँ पर नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है उनको नॉमिनेशन यहाँ पर दिया जा रहा था। उसी के साथ साथ यहाँ पर सर्टन बॉडीज जो है उनके रिकमेंडेशन के साथ, मतलब कुछ बॉडीज थी जैसे कि यूनिवर्सिटीज बोलिए, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स बोलिए, म्यूनसिपालिटीज बोलिए, जमींदार्स है, चेंबर ऑफ कॉमर्स है, तो इनके द्वारा क्या हो रहा था, यहाँ पर नॉमिनेशन जो है ये यहाँ पर किए जा रहे थे प्रोविंशियल काउंसिल में। उसी के साथ साथ यहाँ पर वोट जो है उनका अधिकार उसको नहीं था, है ना। मतलब जो अपना बजट होता है उस पर वोट करने का अधिकार नहीं था। उसी के साथ साथ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर देखी जाए, हमने पिछले इसमें देखा है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेशन हो रहा था, है ना। नॉमिनेशन हो रहा था कहाँ से, यूनिवर्सिटीज़ बोलिए, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स बोलिए। अब यहाँ पर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर देखी जाए तो उसमें यहाँ पर प्रोविंशियल काउंसिल के जो थे वो खुद को यहाँ पर नॉमिनेट कर सकते थे। मतलब जो यहाँ पर प्रोविंशियल काउंसिल में आए हुए हैं वो खुद को नॉमिनेट कर सकते थे। और उसी के साथ साथ यहाँ पर बंगाल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स जो है वो भी देखने को मिलता है, वो भी यहाँ पर नॉमिनेट कर सकते थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। उसी के साथ साथ यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो एम्पावर्ड थी कि लॉज जो है वो नए लॉज बना सके, जो पुराने कानून है उसे रिपेल कर सके, जो गवर्नर जनरल है उसकी परमिशन के साथ। तो ये पावर हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब सिग्निफिकेंस अगर हम देखते हैं इस एक्ट का, तो हमें देखने को मिलता है कि फर्स्ट स्टेप था जो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके लिए मॉडर्न इंडिया के। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिल रहा था, धीरे धीरे यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है उसके फॉर्म में देखने को मिल रहा था। उसी के साथ साथ यहाँ पर सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है वो यहाँ पर लाई गई थी। लेकिन ये लाने की वजह से क्या हो रहा था कि जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है पब्लिक और रिप्रेजेंटेटिव्स का वो नहीं हो पा रहा था, है ना। क्योंकि बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस है, मतलब यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शंस किस तरीके के, यूनिवर्सिटीज़ बोलिए, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स बोलिए, ये यहाँ पर चुन कर दे रहे थे। जैसे राज्यसभा में एट प्रेजेंट हमें देखने को मिलता है, तो उस तरीके का अभी देखने को मिल रहा था। तो इसलिए क्या हो रहा था कि लोग डायरेक्ट वोट नहीं कर रहे थे, तो इसलिए कॉन्टैक्ट जो है उन लोगों का बन नहीं पा रहा था। जो रिप्रेजेंटेटिव्स है और जो पब्लिक है उनके बीच में कॉन्टैक्ट ही नहीं बन पा रहा था। तीसरी चीज़ जो है कि यहाँ पर कांग्रेस पॉलिसी ऑफ पिटिशन, यहाँ पर प्रेयर्स, मतलब कांग्रेस जो है मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आपने देखा होगा, कांग्रेस जो है वो क्या कर रही थी, यहाँ पर जो मॉडरेट्स है बेसिकली अगर क्या कर रहे थे, वहाँ पर पिटिशंस दे रहे थे, प्रेयर्स कर रहे थे कि भैया ये कर दो, है ना। जो लेटर्स है वो लिख रहे थे। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है समझ रही थी कि इनकी वीकनेस है, ये यही करते रहेंगे। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट है उनका यहाँ पर जन्म हमें देखने को मिलता है। एक्सट्रीमिस्ट जो है वो विचारधारा के, जो आइडियोलॉजी के लोग हैं वो यहाँ पर मेन फ्रंट में आ रहे थे, जैसे कि लोकमान्य तिलक है। यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि यूपीएससी मेंस में पूछे गए हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया आ जाए, किसी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ही नहीं, लेकिन ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देख रहे हैं, ये एक्ट्स हमारे मेंस पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो 2003 का अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं तो देखने को मिलता है, रिफॉर्म्स ऑफ 1909 इंट्रोड्यूस्ड अ सर्टन कार्डिनल प्रॉब्लम and ground of controversy at every revision of Indian electoral system। तो यहाँ पर आपको इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। 2007 का अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो सीधे सैलिएंट फीचर्स पूछे गए हैं कि व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 एंड 1909।
तो आप समझ सकते हो किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से हम जो यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं, जो कि अगर आप यूट्यूब पर सीरीज देखोगे तो उस पर एनालिसिस नहीं किया हुआ है कि बैकग्राउंड और उसी के साथ साथ एक्ट का एनालिसिस वो नहीं किया हुआ है। लेकिन मेंस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी सारी किताबों में आपको एनालिसिस जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। और इसीलिए यहाँ पर एनालिसिस में ला रहा हूँ, जिससे कि ऐसे भी अगर सवाल आपको आते हैं, किसी भी तरीके के सवाल आपको आते हैं, इवेल्युएट करने के लिए आए, एनालिसिस करने के लिए आए, किसी भी तरीके के सवाल आए, तो आप उसके जवाब जो है अच्छी तरीके से लिख सको। तो चलिए यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं आज 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है उसे। अब इस एक्ट को यहाँ पर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो मॉर्ले मिंटो है, इन दोनों ने साथ में मिलकर ये जो एक्ट है ये लाया था। अब मिंटो यहाँ पर देखा जाए, लॉर्ड मिंटो, तो ये वॉइसरॉय था, और उसी के साथ साथ मॉर्ले अगर देखा जाए तो ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट्स था। तो इस तरीके से आपको ये भी पूछा जा सकता है कंफ्यूजन करने के लिए, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो मॉर्ले मिंटो, ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, तो इस तरीके से मिंटो, ठीक है, मिंटोस जिंदगी, मिंटोस जिंदगी अगर आपकी पहली होगी तो दूसरी जिंदगी जो है, मतलब जो आगे आने वाली जिंदगियां हैं वो अच्छी रहेगी। तो सबसे पहले जो मिंटोस जिंदगी है वो रहना चाहिए। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि मॉर्ले मिंटो है ना, मिंटोस जिंदगी, तो 1909, क्योंकि फिर उसके बाद मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म भी हमें देखने को मिलता है 1919 का, तो उसमें कंफ्यूजन होता है काफी लोगों को। तो मिंटोस जिंदगी पहले होगी तो फिर फोर्ड आपको मिल जाएगी, है ना। तो इस तरीके से मॉर्ले मिंटो पहले आया था, उसके बाद मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड हम देख लेते हैं 1909 के एक्ट का। तो यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहले इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 जो है उसने यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है वो तो दिया था, मतलब लोग जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व हो गए थे, लेकिन फिर भी जो लोगों का कॉन्शियसनेस है वो बढ़ता जा रहा था और इसीलिए अब लोग इससे खुश नहीं थे। इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है उससे यहाँ पर खुश नहीं थे। तो इंडियंस को पेसिफाई करने के लिए, इंडियंस को खुश करने के लिए यहाँ पर इनको रिफॉर्म लाने की ज़रूरत थी। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो लॉर्ड कर्जन है उसने जो पार्टीशन किया था बंगाल का 1905 में, जो मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर से उसमें आपने देखा होगा, 1905 में जो पार्टीशन किया था बंगाल का, उससे भी लोग खुश नहीं थे, नाराज थे। और यहाँ पर जो एक्सट्रीमिज्म है उसका भी यहाँ पर राइज हो रहा था। और जो कांग्रेस पार्टी है 1907 में, उसमें स्प्लिट भी हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स है, अब उनको ये समझ में आ गया था कि भैया कैरेट और स्टिक की पॉलिसी जो है वो अपनाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर जो कैरेट है वो हमें मॉडरेट्स को देना पड़ेगा उनको खुश करने के लिए, क्योंकि जो 1892 का हमने एक्ट लाया था उससे वो पूरी तरीके से खुश नहीं हुए हैं। तो इनको खुश करने के लिए यहाँ पर कैरेट देना पड़ेगा मॉडरेट्स को, और जो स्टिक है वो अपनाना पड़ेगा एक्सट्रीमिस्ट के लिए। जो यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट एक ग्रुप जो उभर कर आ रहा था उनके लिए जो छड़ी है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसके रूप में यहाँ पर हमें जो एक्ट है वो देखने को मिलता है। अब इसमें इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के फीचर्स क्या क्या है? पहला फीचर हमें देखने को मिलता है, पेसिफाई कर रहे हैं ना, मॉडरेट जो है उनको पेसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो साइज है लेजिस्लेटिव काउंसिल की उसे यहाँ पर इंक्रीज कर दी गई, बोथ सेंट्रल और प्रोविंशियल काउंसिल में, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मेंबर जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो यहाँ पर रेस किए गए फ्रॉम 16 to 60, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, साइज जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल की उसे यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। उसी के साथ साथ पहली बार ये जो एक्ट है इसने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर लेकर आया, ठीक है। मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो हमें देखने को मिलता है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली अब यहाँ पर अगर कोई इंसान खड़ा हो रहा है, ठीक है, एक कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए आपका एक एरिया है, जो भी एरिया में आप रह रहे हो वहाँ पर अगर कोई इंसान खड़ा हो रहा है, वो इंसान जो खड़ा हो रहा है वो क्यों हो रहा है, जिससे कि आपको रिप्रेजेंट कर सके। मतलब कि हम सब जो भी कॉलोनी में लोग रह रहे हैं, आपकी कॉलोनी समझ लीजिए, आपकी कॉलोनी में जितने भी लोग रह रहे हैं वो सब अगर कोई लॉ लाना चाहे तो फिर क्योस मच जाएगा, है ना। आपकी कुछ और मत होगी, दूसरा जो बाजू में आपके रहता है उसका कुछ और मत होगा। इससे बेटर है कि अगर हम रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करते हैं कि हमारी जो कॉलोनी है उसको ये रिप्रेजेंट करता है, मतलब वो इंसान जो भी बोल रहा है वो हम बोल रहे हैं, ऐसा उसका मतलब रहेगा। हमारे यहाँ पर वही है, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ऐसा था कि जो मुस्लिम्स हैं उनको सिर्फ मुस्लिम इंसान ही रिप्रेजेंट कर सकता है, जो हिंदू इंसान है वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। और इसीलिए यहाँ पर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई मुस्लिम इंसान खड़ा है तो उसे वोट जो है वो सिर्फ मुस्लिम लोग ही करेंगे कि भैया हमारा रिप्रेजेंटेटिव। वोट करना मतलब क्या है कि हमारे जो मत है वो कौन रख सकता है, तो वो एक मुस्लिम इंसान ही रख सकता है। ऐसा इस एक्ट के थ्रू शुरुआत हो चुकी थी। मतलब क्या हुआ, जो कम्युनल सीट्स है उसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी थी।
उसी के साथ साथ यहाँ पर इंडियंस जो है, पहले क्या था, पहले सिर्फ जो डिस्कशन है बजट पर वो हो सकता था, है ना, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, वोट नहीं किया जा सकता था। अब इसमें क्या हुआ, इसमें आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जा सकते थे। मतलब अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिस्कशन चल रहा है, डिस्कशन में सब लोग बैठे हुए हैं और वो ब्रिटिशर जो है वो बोल रहे हैं कि ये देखो हमने आपसे इतना इतना लूटा है, यहाँ पर हम ये चीज़ जो है वो खर्च करने वाले हैं। इंडियंस ने पहले क्या था कि इंडियंस ने पूछ लिया कि तुमने ये इतना यहाँ से इतना कैसे लूटा, तो ब्रिटिशर्स ने बता दिया कि ऐसे ऐसे हमने लूटा है। फिर से वो क्वेश्चन पूछ सकते थे क्या? नहीं। लेकिन अब यहाँ पर क्या था, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है वो भी यहाँ पर पूछ सकते थे। इवन जो रिजोल्यूशन है बजट पर वो भी यहाँ पर मूव कर सकते थे और बजट पर जो आइटम्स है उस पर वोट भी कर सकते थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें यहां पर देखने को मिलती है। अब यहां पर अगर आप देखो तो जो एसोसिएशन है इंडियंस का वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वो भी यहां पर आ गया था। मतलब अब यहां पर इंडियंस जो है वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी हमें देखने को मिल रहे थे। और फर्स्ट इंडियन जिन्होंने ज्वाइन किया था वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो इलेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो यहाँ पर रिकॉग्नाइज किए गए थे। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है, जो इलेक्शंस है वो हमें देखने को मिल रहे थे। इलेक्शंस कैसे हो रहे थे? इन इलेक्शंस, इनडायरेक्ट इलेक्शंस हमें देखने को मिल रहे थे। मतलब जो लोकल बॉडीज है, लोकल बॉडीज इलेक्टोरल कॉलेज को जो है वो इलेक्ट करेगी। इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो है उसे यहाँ पर करेगा और फिर इस तरीके से हमें इलेक्टेड मेंबर जो है सेंट्रल लेजिस्लेचर के वो देखने को मिलेंगे। मतलब डायरेक्टली जो लोग है, जो जनता है वो डायरेक्टली वोट नहीं करेगी इनको, लेकिन यहाँ पर जो लोकल बॉडीज है इलेक्टोरल कॉलेज खड़ा करेगी। ठीक है, इनको वोट करेगी, फिर ये लोग जो रहेंगे वो वोट करेंगे जो मेंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर है उसके लिए। तो ये भी चीज काफी इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है इनडायरेक्ट इलेक्शंस के मामले में। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर एनालिसिस देखने की कोशिश करते हैं इस एक्ट के बारे में। अब यहाँ पर देखने को मिलता है जो सेल्फ गवर्नमेंट है ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉलोनल सेल्फ गवर्नमेंट, ये यहाँ पर सुटेबल नहीं है इंडियंस को, ये यहाँ पर ब्रिटिशर्स का मानना था। और इसीलिए यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस जरूर की गई थी, लेकिन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यहाँ पर नहीं थी। लेकिन एक बेनोवलेंट डेस्पोटिज्म जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था। जो इंडियंस है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिलेगी। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? एकदम आसान शब्दों में अगर समझा जाए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि वो जनता को अकाउंटेबल रहेंगे। मतलब क्या है? मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पेरेंट है, ठीक है, तो आपके पेरेंट है तो वो अगर जो किराना है वो ला रहे हैं, ठीक है, कोई भी किराना वो लेकर आ रहे हैं, किराना में खर्च हो रहा है महीने का 2000 रुपए, तो आप अगर आपके पेरेंट को पूछ पाओ कि कौन कौन सी चीज़ें आपने लाई, फिर ये चीज़ जो है, मतलब आप, मतलब एकदम हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ कि आपने अगर बिल लिया, बिल में आपने देखा कि हाँ अच्छा ये जो रिन साबन है इतने की आई, ये इतने का आया, ये इतने का आया, मतलब ये क्या रहेगा, ये रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। मतलब आपके जो पेरेंट है वो आपको रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। लेकिन ये मैंने भी एकदम ही हाइपोथेटिकल बताया हुआ है, उनको चुनकर थोड़ी देते हैं हम, है ना। तो यहाँ पर जब चुनकर दे रहे हैं हम, हमारी जो सरकार है, अगर हम उनको पूछ रहे हैं कि आपने ये जो एक्ट लाया ये क्यों लाया, तो वो हो गए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अगर वो बताते नहीं है कि हमने ये एक्ट लेकर आया, देख लो हमने ये एक्ट लाया, बस हमको कुछ बताना नहीं है, हमने इतने इतने पैसे जो है, हमको कुछ अकाउंटेबिलिटी रखना नहीं है कि इतने पैसे कहाँ गए, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना नहीं है, तो उसे हम कहते हैं इररिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको यहाँ पर अकाउंटेबल रहना पड़ेगा। तो भले ही यहाँ पर इंडियंस जो है वो मांग कर रहे थे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की, लेकिन उन्हें बदले में मिला क्या, एक बेनोवेलेंट डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म, बेनोवेलेंट डेस्पोटिज्म का मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि यहाँ पर जो चीजें हैं वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरह ही रहेगी, लेकिन जो रूल है, जो शासन है, वो एक मोनोक्रेटिक रहेगा। मतलब एक जो राजा का रूल होता है उस तरीके से रहेगा, और डेस्पोटिक रहेंगे, डेस्पो रहेंगे वो लोग कि नहीं मैं ही यहाँ पर राज करूंगा, मेरा ही यहाँ पर राज रहेगा। तो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन हमें देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरह लेकर आते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो रिस्पॉन्सिबल थे सिर्फ ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को। मतलब यहाँ के जो इंडियंस हैं उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थे वो, मतलब वो अगर सवाल पूछे तो हाँ हाँ हमको नहीं बताना है, वो किसको रिस्पॉन्सिबल थे, सिर्फ ब्रिटिश पार्लियामेंट को। क्लियर है? उसी के साथ साथ यहाँ पर नैरो फ्रेंचाइज हमें देखने को मिल रहा था, इनडायरेक्ट इलेक्शंस देखने को मिल रहा था, जिससे कि यहाँ पर लिमिटेड पावर थी, डायरेक्ट जो कनेक्शन है लोगों के साथ वो यहाँ पर जुड़ नहीं रहा था, लिमिटेड नैरो फ्रेंचाइज थी यहाँ पर। फ्रेंचाइज मतलब क्या है, हमारे यहाँ पर अडल्ट फ्रेंचाइज है, मतलब क्या है कि जो भी 18 साल के ऊपर है वो वोट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर नैरो फ्रेंचाइज थी, मतलब बहुत कम लोग ऐसे थे जो वोट कर सकते थे। आप सोचिए 1935 का जो एक्ट आता है ना, वहां तक सिर्फ 10% लोग वोट कर पा रहे थे, तो यहाँ पर आप सोचिए कितने लोग वोट कर पा रहे होंगे, वो भी इनडायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था।
उसी के साथ साथ यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट जो है उसने कम्युनलिज्म के सीट्स यहाँ पर सोव कर दिए थे। कम्युनलिज्म जो है वो यहाँ पर डेवलप हो गया था, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या रहा कि जब यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि जो मुस्लिम है वो मुस्लिम कैंडिडेट के लिए वोट करेंगे, तो इसका मतलब है कि सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही रिप्रेजेंट कर सकता है मुस्लिम्स को। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक दरार जो है वो हमें देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ जो साइज है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की वो एनलार्ज की गई, लेकिन ऑफिशियल मेजोरिटी जो है वो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने खुद के साथ ही रखी। ऑफिशियल मेजोरिटी उनके पास ही थी, है ना। एनलार्ज भले ही किया गया हो, 60 तक लेके गए हो, लेकिन फिर भी ऑफिशियल मेजोरिटी ब्रिटिशर्स ने अपने पास ही रखी थी। इस तरीके से हमें जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट एक्ट की तरफ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब इसमें हमें देखने को मिलता है मॉन्टेग्यू जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था, और उसी के साथ साथ चेंज फंड, मॉन्टेग्यू चेंज फंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्ट है वो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है गवर्नमेंट पॉलिसी इज ऑफ एन इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन एवरी ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन। मतलब बेसिकली क्या है, बेसिकली यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो 20 अगस्त 1917 है उसमें मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन आता है। मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन के तहत हमें देखने को मिलता है कि उसने कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर दिए थे, जिसके तहत एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है उसकी स्थापना की यहाँ पर कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से आती है। अब इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था कि इंडियन जो है वो यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट रहना चाहिए ब्रिटिश एम्पायर के। ऑब्जेक्टिव साफ था कि भैया हमको यहाँ पर जो पावर है वो गवर्नमेंट, मतलब जो इंडियंस है उनको देना नहीं है। यहाँ पर जो इंटीग्रल पार्ट है ब्रिटिश एम्पायर का वही रहेगा इंडिया, लेकिन थोड़ा बहुत क्या है पेसिफाई करने के लिए यहाँ पर हमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो उसकी स्थापना करनी पड़ेगी। ग्रेजुअल डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा, मतलब जो सुप्रीम होल्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट का उसे लूज करना पड़ेगा। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया हुआ है डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। सब कुछ हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री है, हमारे यहाँ पर अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स हैं। अब सब कुछ अगर प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में ही रखा उसे हम कहेंगे सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर को उनकी पावर्स मिलती है तो इसे हम कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। तो इस तरीके से अब जो प्रोविंसेस थे, उस जमाने में प्रोविंसेस थे, अभी हमें स्टेट्स देखने को मिलते हैं, तो जो प्रोविंसेस है उनको भी यहाँ पर पावर दी जा रही थी, इससे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पर जो होल्ड था वॉइस रॉय का या फिर गवर्नर जनरल का वो यहाँ पर कम करके जो यहाँ पर प्रोविंसेस है उसमें पावर दी जाना, उसे हम कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। किस तरीके से ये किया गया? तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगर हम फीचर्स देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रोमिनेंट चीज़ देखने को मिलती है कि सेंट्रल कंट्रोल जो है प्रोविंसेस पर वो रिलैक्स किया गया। मतलब आज के ज़माने में आप समझ सकते हो जो सेंटर है, जो प्रधानमंत्री है, उसने अपना जो कंट्रोल है स्टेट्स पर, महाराष्ट्र बोले गुजरात बोले, वो स्टेट्स पर वो यहाँ पर कम कर दिया, रिलैक्स कर दिया। किस तरीके से रिलैक्स किया? तो यहाँ पर सेंट्रल सब्जेक्ट्स और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। मतलब सेंट्रल सब्जेक्ट्स उसमें कुछ ऐसे लॉ रहेंगे जो कि जो सेंटर है सिर्फ वो कर पाएगा। प्रोविंशियल सब्जेक्ट जिसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स रहेंगे जो कि प्रोविंसेस जो है वो खुद कर सकती है। अब इसमें आप देखोगे तो सेंट्रल बजट और प्रोविंशियल बजट, पहली बार ऐसा हुआ कि प्रोविंशियल बजट जो है वो यहाँ पर सेपरेट किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रोविंशियल बजट। अब प्रोविंसेस जो है वो अपना बजट खुद बना सकते हैं। आज जैसे हमारे यहाँ पर है महाराष्ट्र अपना बजट खुद बना सकता है, वेस्ट बंगाल अपना बजट खुद बना सकता है, बिहार अपना बजट खुद बना सकता है, उस तरीके से प्रोविंस जो है वो अपना बजट खुद बना सकते थे। पहली बार ऐसा हुआ था 1919 के एक्ट में। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो प्रोविंशियल बजट है तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर यहाँ पर खुद का बजट जो है वो एनैक्ट कर सकती थी। अब ये तो हो गया सेंट्रल कंट्रोल ओवर दी प्रोविंस, तो सेंटर का हमने देख लिया। अब प्रोविंस की बात करते हैं तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो थे यहाँ पर जो हमें देखने को मिला था, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स यहाँ पर अलग किए गए थे। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को भी यहाँ पर सेपरेट किया गया था। कैसे? रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में जो रिजर्व सब्जेक्ट थे वो यहाँ पर गवर्न किए जाते थे बाय गवर्नर और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल। मतलब यहाँ पर वाइसरॉय आप समझ सकते हो, वाइसरॉय और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और इसमें हमें की डिपार्टमेंट देखने को मिलते थे, जैसे कि रेवेन्यू हो गया, पैसे से रिलेटेड जो की डिपार्टमेंट्स है, डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब रिजर्व सब्जेक्ट में देखने को मिलती थी, और ये गवर्नर और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वही यहाँ पर सब कुछ किया करते थे। और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे वो यहाँ पर गवर्नर और मिनिस्टर्स, मतलब वाइसरॉय और उसके जो मिनिस्टर्स है वो यहाँ पर साथ में करते थे। इसमें कम इंपॉर्टेंट वाले जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया। आज भले ही एजुकेशन हेल्थ जो है ये प्रोमिनेंट सब्जेक्ट्स में आते हैं, लेकिन उस जमाने में जो पैसा है, कम्युनिकेशन है, डिफेंस है, क्योंकि उनको राज करना था। उनको थोड़ी था कि यहाँ पर लोग कितना सीख रहे हैं, यहाँ पर लोगों की हेल्थ कैसी है, लोग मर रहे हैं, मरने दो, है ना।
तो इसीलिए उस टाइम पर ये कम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे, एजुकेशन बोलिए, हेल्थ बोलिए, तो ये गवर्न किए जाते थे गवर्नर और मिनिस्टर्स के द्वारा, और ये रहते थे ट्रांसफर सब्जेक्ट में। अब मिनिस्टर्स मतलब कौन, तो इसमें हमें इंडियंस जो है वो देखने को मिलते थे। इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसमें थोड़ी यहाँ पर कोई हमें देखने को नहीं मिल रहा था, है ना, मतलब इक्का दुक्का जो है वो देखने को मिल रहे थे जिनकी एंट्री हो रही है। लेकिन यहाँ पर मिनिस्टर्स जो यहाँ पर चुनकर आ रहे थे इंडियंस, है ना, तो नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी, तो यहाँ पर ट्रांसफर सब्जेक्ट जो है मतलब इंडियंस के हाथ में जो लेस इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो थी, बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीजें गवर्नर जो है और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसने अपने हाथ में रखी थी। मतलब आज के ज़माने से अगर हम कंट्रोल करें तो समझ लीजिए कि जो कैबिनेट है, फॉर एग्जांपल हमारे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की एक कैबिनेट होती है ना, तो कैबिनेट जो है वही यहाँ पर सब कुछ तय करेगी, तो रिजर्व सब्जेक्ट वो अपने हाथ में रखेगी। और फिर यहाँ पर ट्रांसफर सब्जेक्ट मतलब क्या है, प्रधानमंत्री यहाँ पर जो पार्लियामेंट है उसमें आ रहे हैं, जिसमें अपोजिशन पार्टी जो है वो भी शामिल है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें एजुकेशन, हेल्थ जो है वो सब हमें देखने को मिल रहा था। अब इसे हम क्या कहते हैं, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, मतलब डायरकी। डायरकी किसे कहा जाता है, जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट यहाँ पर सेपरेट किए गए हैं उसे हम कहते हैं डायरकी। सीधा एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2017 या 18 की यूपीएससी में पूछा गया था, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। उसी के साथ साथ बायकैमरलिज्म जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेचर में इंक्लूड किया गया था। बायकैमरलिज्म का मतलब क्या है, उसका मतलब होता है अपर हाउस लोअर हाउस, जैसे हमारे यहाँ पर है लोअर हाउस लोकसभा, अपर हाउस राज्यसभा, है ना। ये सारी चीजें डिटेल में हम आगे देखेंगे ही, लेकिन आज के इसमें मैं आपको कंपेयर करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समझने में आसानी जाए। तो अपर हाउस है, लोअर हाउस है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अपर हाउस देखा जाए तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता था, लोअर हाउस बोला जाए तो लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता था। मेजोरिटी ऑफ द मेंबर जो है डायरेक्ट इलेक्शन से यहाँ पर चूज किए जाते थे, तो ये चीज हमें डायरेक्ट इलेक्शन जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है, जो 1909 के एक्ट में सिर्फ मुस्लिम्स को दिया गया था, अब इसे एक्सटेंड कर दिया गया है सिख्स को भी, इंडियन क्रिश्चियंस को भी और एंग्लो इंडियंस को भी। एंग्लो इंडियंस मतलब कौन है, एंग्लो इंडियंस मतलब वो लोग हैं जो कि यूरोपियन थे, ठीक है। यूरोपियन एक आदमी है, वो यहाँ पर आया और उसने यहाँ पर शादी कर ली और उसके जो बेटे यहाँ पर पैदा हुए हैं इंडिया में, वो रहेंगे एंग्लो इंडियंस, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो स्टैब्लिशमेंट जो है पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, पब्लिक सर्विस कमीशन का। और इसी के साथ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो सेटअप किया जाता है 1926 में, और ली कमीशन जो है उसके यहाँ पर रिकमेंडेशंस के साथ। उसी के साथ साथ यहाँ पर लिमिटेड फ्रेंचाइज जो है दिया गया है ऑन प्रॉपर्टी, टैक्स, एजुकेशन। विमेन जो है उनको भी यहाँ पर राइट टू वोट जो है वो दिया गया। तो इस तरीके की चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब उसी के साथ साथ यहाँ पर नया ऑफिस जो है क्रिएट किया गया ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन, मतलब लंदन में जो है वो एक ऑफिस वहाँ पर क्रिएट किया गया हायर कमीशन का। हायर कमीशन, हाई कमिश्नर जो है वो वहाँ पर बैठता था, इंडिया की जो चीज़ें हैं वो वहाँ से यहाँ पर देखता था, ठीक है। और उसी के साथ साथ जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे उसके जो कुछ पावर्स थे वो अब यहाँ पर हाई कमिश्नर के पास दे दिए गए थे। उसी के साथ साथ स्टैट्यूटरी कमीशन जो है वो यहाँ पर बनाई गई, जिससे कि हर 10 साल में जो ये एक्ट्स है उसे यहाँ पर प्रॉपर तरीके से देखा जा सके, मतलब जज किया जा सके कि एक्ट प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं या नहीं, एक्ट में कुछ खामियां हैं क्या, क्या चेंजेस करना है, ये क्यों लाया गया होगा, जिससे कि जो इंडियंस है उस वक्त जो इतना उठाव कर रहे थे तो उनको बाहर देखो इस एक्ट में कुछ प्रॉब्लम है ना, तो ठीक है ना, हमने कमीशन बिठाई है, 10 साल के बाद फिर से देखेंगे, ये एक्ट में चेंजेस लेकर आएंगे, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से यहाँ पर स्टैट्यूटरी कमीशन जो है उसका गठन किया गया था। और जो साइमन कमीशन हमें देखने को मिलता है वो इसी का जो एक रिजल्ट है वो हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जब हम लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो इसमें हमें सेंटर और प्रोविंस दोनों देखने को मिलते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेचर और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। जैसे हमारे यहाँ पर आज जो लोकसभा है वो सेंटर में देखने को मिलता है पार्लियामेंट में, उसी के साथ लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट्स में देखने को मिलती है। उसी तरीके से सेंट्रल लेजिस्लेचर और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ये दो थे। प्रोविंस में अगर देखा जाए तो फ्रीडम ऑफ स्पीच थी। उसी के साथ साथ जो बजट है वो रिजेक्ट भी कर सकते थे, मतलब जो वहाँ के प्रोविंस के लोग थे लेजिस्लेचर की वो रिजेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन गवर्नर जो है फिर से उसे रिस्टोर कर सकता था। अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर में देखने को मिल रहा था कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता था, मोशन पास किया जा सकता था, और यहाँ पर बजट जो है उसे भी दो भागों में डिवाइड किया गया था। एक था वोटेबल बजट और दूसरा था नॉन वोटेबल बजट। नॉन वोटेबल मतलब वही कि यहाँ पर वोट नहीं कर सकते हैं, मेन इंपॉर्टेंट चीजें जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने नॉन वोटेबल में रखी। वोटेबल मतलब ठीक है थोड़ी बहुत जो चीजें हैं वो वोटेबल में, सिर्फ 25% जो बजट है वो वोटेबल में था। मतलब समझ लीजिए हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज है ना, एजुकेशन से रिलेटेड है, तो भैया इंडियन जो है इस पर वोट कर सकते हैं कि हमको ये नहीं पता, हमको ये चेंजेस चाहिए। लेकिन रेवेन्यू जो मेन चीजें हैं वो सारे नॉन वोटेबल में रखा गया कि भैया आपको वोट करने का अधिकार नहीं है, हमने पास कर दिया है। इस तरीके से जो बजट है वो भी दो भागों में हमें देखने को मिलता है।
अब एनालिसिस अगर हम देखते हैं 1919 का, तो हमें देखने को मिलता है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर फॉर्म की गई, डायर की यहाँ पर क्रिएट किया गया प्रोविंस में, ट्रांसफर सब्जेक्ट रिजर्व सब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देखने को मिल रही थी, लेकिन ये जो डायर की थी ये भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, मतलब ये फेल ही हो चुकी थी। उसी के साथ साथ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो एक्सटेंड किया गया था सिख्स को, इंडियन क्रिश्चियन को, एंग्लो इंडियंस को, मतलब यहाँ पर जो सेपरेशन है वो यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। उसी के साथ साथ जो फ्रेंचाइज है वो काफ़ी लिमिटेड थी, मतलब कॉमन इंसान जो है उस तक ये चीज़ पहुंची नहीं थी, कॉमन इंसान जो है वोट कर ही नहीं पा रहा था। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो वॉइस रॉय है उसके पास बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई थी, मतलब वो बजट जो है भले यहाँ पर रिजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो गवर्नर है या फिर वॉइस रॉय है वो यहाँ पर रिस्टोर कर पा रहा था, है ना। जो वॉइस रॉय है उसके हाथ में जो सबसे मेन चीज़ें हैं, प्रोमिनेंट की डिपार्टमेंट्स है, वो उसने अपने हाथ में रखे थे। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वॉइस रॉय ने अपने हाथ में रखी थी। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पॉलिसी जो है बेनोवेलेंट डेस्पोटिज्म की वो यहाँ पर खत्म होती हुई हमें देखने को मिली थी, जो हमें 1909 में देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है उसकी स्थापना हमें यहाँ पर देखने को मिल रही थी। उसी के साथ साथ नंबर ऑफ इंडियन जो है वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो भी रेस कर दिए गए थे 2-3, मतलब यहाँ पर आप देखोगे वॉइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें भी अब यहाँ पर नंबर ऑफ इंडियंस जो है वो बढ़ा दिए गए थे 2-3, ठीक है। और उन्होंने यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज भी रखे थे, जैसे कि हेल्थ हो गया, इंडस्ट्री हो गया, लेबर हो गया। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही थी 1919 के एक्ट में। तो आइए हम यहाँ पर साइमन कमीशन देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर होने क्या वाला था कि हर 10-10 साल में जो एक्ट्स है वो हमें देखने को मिल रहे थे, जैसे कि 1909 में एक्ट आया था, उसके बाद 1919 में आया था। अब कब आने वाला था? अब आने वाला था 1929 में, लेकिन जो साइमन कमीशन है वो यहाँ पर पहले ही आ जाता है, 1927 में ही आ जाता है। अब इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि उस टाइम पर जो इंग्लैंड है वहाँ पर इलेक्शंस होने वाले थे, और इसीलिए जो रूलिंग पार्टी उनको डर था कि हम हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने क्या किए, पहले ही लेकर आ गया। उसी के साथ साथ यहाँ पर भी जो उठाव है वो चल रहे थे, है ना। और यहाँ पर जो साइमन कमीशन है बेसिकली वो क्यों आया था, जिससे कि जो ट्रांसफर ऑफ पावर है, मतलब इंडियन के हाथ में जो पावर देना है उसे यहाँ पर डिले किया जा सके। उसी के साथ साथ कम्युनल फीलिंग जो है, डिवाइड एंड रूल जो है उसे और ज़्यादा इंटेंसिफाई किया जा सके। उसी के साथ साथ जो लोग हैं उनको ये बताया जा सके, सिर्फ बताया जा सके कि भैया हम यहाँ पर सिंसियर है, हम आपके लिए यहाँ पर काम जो है वो कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये लोग आए थे। उसी के साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है उसे भी यहाँ पर डिस्कस करना था, तो इसने भी यहाँ पर कुछ सजेशन जो है वो दिए थे जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर साइमन कमीशन ने अब कौन कौन से सुझाव जो है वो दिए। पहली चीज जो उसने बोली कि यहाँ पर डायर की जो है वह एबॉलिश करने की यहाँ पर बात की गई। जो डायर की यहाँ पर लाई गई थी, कहाँ पर लाई गई थी? डायर की लाई गई थी प्रोविंसेस में, है ना, ट्रांसफर सब्जेक्ट रिजर्व सब्जेक्ट। जो डायर की यहाँ पर लाई गई थी प्रोविंस में, उसे यहाँ पर एबॉलिश कर दिया जाए। उसी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है प्रोविंस में वो यहाँ पर स्थापित की जाए, और यहाँ पर जो फेडरेशन है ऑफ ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट वो यहाँ पर स्थापित किया जा सके। जैसे कि एक फेडरल गवर्नमेंट होती है ना, कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो प्रोविंसेस है उसके पास भी पावर है, मतलब सेंट्रल कंट्रोल जो है उसे यहाँ पर कम किया जाए। तो फेडरेशन जो है ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट में वो यहाँ पर स्थापित किया जा सके। जो सेंट्रल कंट्रोल है, अथॉरिटी है, उसे यहाँ पर कम किया जाए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्थापित की जाए। उसी के साथ साथ जो कम्युनल इलेक्टोरेट है वो कंटिन्यू रहे, ऐसा यहाँ पर साइमन कमीशन ने कहा था। और यहाँ पर जो व्हाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो अगर ऐसा आपको एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म किससे एसोसिएटेड है, वो साइमन कमीशन से एसोसिएटेड है। मतलब एक अनबायस्ड, कि भैया हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म ला रहे हैं जो कि अनबायस्ड रहेगा, जो कि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में इसके कुछ पहलू जो है वो देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड जो है वो हमें अगस्त 1932 में देखने को मिलता है। अब इसमें बेसिकली क्या है, तो रामसे मैकडोनल्ड जो है ब्रिटिश का प्रधानमंत्री था, और यहाँ पर जो स्कीम है वो लाई जाती है उसकी तरफ से कि रिप्रेजेंटेशन जो है माइनॉरिटीज़ को भी दिया जाए। मतलब यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट जो है, पहले अगर आप देखोगे सेपरेट इलेक्टोरेट तो वो मुस्लिम्स को, सिख्स को, इंडियन क्रिश्चियन को, एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियंस को दिया ही गया था। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, 1932 में ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है ये बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया डिप्रेस क्लासेस को भी। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पर मुस्लिम्स को दिया गया, सिख्स को दिया गया, तब तक यहाँ पर जो गांधी जी है, जो इंडियंस है वो थोड़े बहुत शांत है। लेकिन जब यहाँ पर डिप्रेस क्लासेस को भी दिया गया, क्योंकि यहाँ पर जो गांधी जी है वो डिप्रेस क्लासेस को हिंदू कम्युनिटी में ही गिनते थे, लेकिन जब यहाँ पर डिप्रेस क्लासेस को एक्सटेंड कर दिया गया तो फिर यहाँ पर गांधी जी जो जेल में गए थे, येरवाड़ा जेल में थे, उन्होंने क्या बोला कि अब यहाँ पर मैं फास्ट करूंगा, फास्ट अंटिल डेथ।
फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद यहाँ पर पूना पैक्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में, जिसके तहत ये डिसाइड किया जाता है कि यहाँ पर जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो खत्म कर दिया जाए और यहाँ पर जो डिप्रेस क्लासेस है उनको रिजर्व सीट दी जाए, मतलब यहाँ पर जो सीट्स है वो ज़्यादा दी जाए उनको, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट ना रखा जाए, मतलब डिप्रेस क्लासेस के लिए सिर्फ डिप्रेस क्लासेस वाले लोग ही वोट करेंगे। तो इससे क्या होगा, सेक्शन जो है और ज़्यादा डिवाइड हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें कम्युनल अवार्ड में देखने को मिलती है और ये सारी चीज़ें डिटेल में हमने मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स में जो है वो कवर की ही है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है जिसमें 321 सेक्शंस देखने को मिलते हैं और 10 शेड्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं। मतलब समझ सकते हो कि कितना बड़ा ये एक डॉक्यूमेंट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। तो इसके जो फीचर्स है वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन से फीचर्स है, काफ़ी बार एग्जाम में जो सवाल है वो पूछे गए हैं और मेंस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो कई बार आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ तो एक एग्जाम में पूछा गया था, हाउ डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मार्क अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न इन द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इस तरीके से आपको घुमा फिरा के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जा सकते हैं। बेसिकली आपको लिखना क्या होता है कि जो फीचर्स है इस एक्ट के वो क्या थे, थोड़ा बहुत एनालिसिस करना पड़ता है और उसी के साथ साथ जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, हेंस ये जो क्वेश्चन है वही आपको जैसा का वैसा लिखना पड़ता है। तो इस तरीके से आपको जो फीचर्स है, जो एनालिसिस है वो प्रॉपर तरीके से पता रहना ज़रूरी है, फिर किसी भी तरीके का सवाल आ जाए आप उसका जवाब दे सकते हो। तो चलिए फीचर जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ऑल इंडिया फेडरेशन हमें देखने को मिलता है। जो फेडरेशन है वो यहाँ पर स्थापित हो जाता है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर देखने को मिलता है। अब इसमें हमें लिस्ट देखने को मिलती है, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। हमारे यहाँ पर अगर एट प्रेजेंट देखा जाए, हम जब आगे देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ पर जो यूनिटरी स्ट्रक्चर है वो नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, फेडरल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पर जो प्रधानमंत्री है वो तो स्ट्रांग है ही, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर है उनके हाथ में भी कई ज़्यादा पावर्स है। अब ये जो पावर है प्रधानमंत्री के हाथ में, ठीक है, अगर पूरी प्रधानमंत्री के हाथ में तो उसे हम कहेंगे यूनिटरी फीचर है, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर कब बोलेंगे, जब चीफ मिनिस्टर के हाथ में भी पावर है। तो चीफ मिनिस्टर के हाथ में पावर है ये हमें कैसे पता चलती है, हमारा जो 7th शेड्यूल है उसमें अलग अलग लिस्ट दी गई है। यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट मतलब वो लिस्ट है जिस पर राज्य सरकारें जो है वो नहीं बल्कि केंद्र सरकार एक्सक्लूसिवली लॉज बना सकती है। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट है जिस पर केंद्र सरकार नहीं लेकिन जो राज्य सरकारें हैं वो एक्सक्लूसिवली लॉज बना सकती है। और कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसमें केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो वो लॉज बना सकती है। तो मतलब क्या है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिस पर राज्य सरकारें एक्सक्लूसिवली वो खुद लॉज बना सकती है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि उनके पास पावर है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर है। उसी तरीके से यहाँ पर जब ऑल इंडिया फेडरेशन की हम बात कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस है कि पता चलना चाहिए जो प्रोविंसेस है उनको भी कुछ पावर मिली हुई है। तो यहाँ से पता चलता है फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, इससे आप कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है ये प्रोविंशियल लिस्ट रहने की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि हाँ जो फेडरेशन है वो यहाँ पर स्थापित किया गया। उसी के साथ साथ जो रेसिडियरी पावर है, आज अगर हम देखें रेसिडियरी पावर इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स है वो होते हैं केंद्र सरकार के पास। तो उसी तरीके से जो भी रेसिडियरी पावर थी वो वाइसरॉय ने अपने हाथ में रखी थी। और यहाँ पर जो प्रिंसली स्टेट्स है उन्होंने इस फेडरेशन को कभी ज्वाइन ही नहीं किया, ठीक है, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो फीचर हमें देखने को मिलता है वो ये है कि जो प्रोविंस है उसमें डायरकी लाई गई थी। अगर आपको याद होगा जो डायरकी है वो यहाँ पर एबॉलिश कर दी गई। जो 1919 के एक्ट में डायरकी लाई गई थी उसे यहाँ पर एबॉलिश कर दिया गया। डायरकी मतलब क्या था, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, है ना। रिजर्व सब्जेक्ट में जो इम्पोर्टेंट जो की डिपार्टमेंट्स है वो उन्होंने अपने हाथ में रखे थे और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है उसमें इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया। तो ये जो है ये एबॉलिश कर दिया गया था। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो ऑटोनॉमी है प्रोविंसेस को वो दी गई थी। अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो स्थापित करने की कोशिश की गई। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या होता है, जहाँ अकाउंटेबिलिटी रहे। मतलब क्या है, मतलब हमारे यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हम कैसे बोलेंगे, जो प्रधानमंत्री है वो अकेले कोई डिसीजन ले सकते हैं क्या, जो प्रेसिडेंट है वो अकेले कोई डिसीजन ले सकते हैं क्या, नहीं, उसके लिए उन्हें एक्ट करना पड़ता है ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना। तो इस तरीके से क्या है कि जो भी हमारे पर एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेटिव हो, उन्हें मिनिस्टर्स जो है उनकी यहाँ पर एडवाइस लेनी पड़ती है। तो इससे हम
ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। राष्ट्रपति हमारे यहाँ पर अगर उनको परमिशन नहीं लेनी होती, सब कुछ उनके डिस्क्रिप्शन पे होता कि जो उनको करना है वो कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ऑटोक्रेटिक है, मोनार्क है। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, क्योंकि ये खुद होकर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, है ना। हमने जिनको रिप्रेजेंटेटिव भेजा है पार्लियामेंट में, उनसे पूछकर जो भी चीज़ें हैं वो करनी पड़ती है, उनके साथ वोटिंग्स होती हैं, उनके साथ मिलकर यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो करनी होती है, लॉज जो है वो लाए जाते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो स्थापित करने की कोशिश की गई। गवर्नर जो है अब वो यहाँ पर एक्ट करेगा एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। समझ रहे हो आप, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, जो गवर्नर है अब वो एक्ट करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो अब यहाँ से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर स्थापित होती हुई नजर आ रही थी। अब ये जो चीज़ है ये हमें 1937 से 1939 तक देखने को मिलता है, उसके बाद फिर ये भी बंद हो जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर डायरकी जो है सेंटर में अडॉप्ट की गई। ध्यान रखना है आपको, 1919 में प्रोविंसेस में डायरकी अडॉप्ट की गई थी, और उसके बाद यहाँ पर ये खत्म कर दी गई, एबॉलिश कर दी गई 1935 में। 1935 में सेंटर में जो डायरकी है वो यहाँ पर अडॉप्ट की गई, और यहाँ पर आप देखोगे तो फेडरल सब्जेक्ट्स, मतलब यहाँ पर ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट जो है देखने को मिल रहे थे, लेकिन एक्चुअल में ये कभी आई ही नहीं। ठीक है, उसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि बायकैमरलिज्म जो है वो 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में हमें बायकैमरलिज्म देखने को मिल रहा था। अब वो कौन से हैं, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम, यूनाइटेड प्रोविंसेस, है ना। मतलब क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पर क्या है, प्रोविंसेस की हम बात कर रहे हैं, प्रोविंसेस में। ठीक है, मतलब जो स्टेट्स है वो आप प्रोविंसेस मतलब आप स्टेट समझ सकते हो। तो यहाँ पर जो प्रोविंसेस है वहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा था। डिप्रेस क्लासेस, जो शेड्यूल कास्ट है, विमेन है, लेबर्स है, उनके लिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा था। उसी के साथ साथ फेडरल कोर्ट जो है उसकी यहाँ पर स्थापना देखने को मिलती है, जो कि 1937 में इसकी स्थापना होती है, फेडरल कोर्ट। ठीक है, तो इसका हम यहाँ पर ये लगा सकते हैं, जो कनेक्शन है वो बिल्डअप कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, जो आज हमारा सुप्रीम कोर्ट है। 1773 में जो सुप्रीम कोर्ट लाया गया था कलकत्ता में, वो और आज का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है इससे हम थोड़ा कनेक्शन जो है वो मिला सकते हैं आज के सुप्रीम कोर्ट से। उसी के साथ साथ यहाँ पर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इसका भी गठन किया गया। मतलब क्या है, सिविल सर्विसेज के लिए, जैसे आज हमारे यहाँ पर यूपीएससी देखने को मिलता है, स्टेट पीएससी देखने को मिलता है, और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी देखने को मिलता है। उसी तरीके से यहाँ पर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन इस तरीके से देखने को मिल रहा था। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसकी भी यहाँ पर स्थापना देखने को मिलती है 1935 के एक्ट अनुसार। तो ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एक्ट के बारे में। अब यहाँ पर आप देखोगे जो फ्रेंचाइज जो है वो एक्सटेंड की गई थी 10% ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब यहाँ पर आप देखिए कि फ्रेंचाइज मतलब क्या है, जो लोग वोट कर सकते हैं। तो अब तक 1935 तक हम पहुँचे तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसमें सिर्फ 10% लोग जो है वो एलिजिबल थे यहाँ पर वोट करने के लिए, है ना। आज तो जो भी 18 साल के ऊपर होता है वो एलिजिबल हो जाता है, वोट कर सकता है, लेकिन उस टाइम तक सिर्फ 10% जो लोग थे वही वोट कर पा रहे थे। आप समझ सकते हो कितना रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ साथ जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है इंडिया का, उसे यहाँ पर टीम जो है एडवाइजर्स वो यहाँ पर प्रोवाइड की गई कि भैया आप सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो है उसका यहाँ पर क्या होगा, एक टीम जो है वो अब उसे एडवाइस करेगी। ऐसा नहीं है कि अब खुद के इस पर वो काम करेगा, है ना। मतलब मोनार्की हटा दी गई थी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो स्थापित हो रही थी ना, तो यहाँ पर एडवाइजर्स रहेंगे, उनके एडवाइस पर काम करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो काउंसिल ऑफ इंडिया जो स्टैब्लिश किया गया था 1858 में, उसे भी यहाँ पर एबॉलिश जो है वो कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की गई थी ना, जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की गई थी, ध्यान देना है आपको। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की जो बात की गई थी उसमें हमें दो चीज़ें देखने को मिलती है। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल रहेगी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है मतलब आप स्टेट के जो लेजिस्लेचर है उसके लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल रहेगी, मतलब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो गई। दूसरा ये कि यहाँ पर आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। मतलब यहाँ पर प्रोविंस में, एक स्टेट में अगर कोई चीफ मिनिस्टर है, फॉर एग्जांपल ममता बनर्जी है अगर, ठीक है, किसी स्टेट की चीफ मिनिस्टर है, तो उसमें जो सेंटर है वो यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करेगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा था जो प्रोविंस है उसके इसमें आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है। अब एनालिसिस अगर हम देखते हैं इस एक्ट का तो हमें देखने को मिलता है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इस एक्ट का। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। दो चीज़ें हैं, कौन कौन सी, एक तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल रहेगी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को, दूसरा है कि आउटसाइड इंटरफेरेंस जो है वो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा।
नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलता है कि वॉइसरॉय जो है उसको यहाँ पर पावर मिल गई खुद के डिस्क्रिप्शन पर एक्ट करने की बिना किसी के एडरेंस के, ठीक है, कुछ मैटर्स पर, कुछ ऐसे मैटर्स थे जिस पर जो गवर्नर है, जो वाइसरॉय है, वो खुद यहाँ पर डिसीजन ले सकता था। तो अभी तक पूरी तरीके से यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही थी। उसी के साथ साथ डिवीजन जो है लेजिस्लेटिव पावर का 3 लिस्ट में, वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है उसका एक कंप्लीट आइडिया था, है ना, जो हमने आपको बताया है अभी कि वो ये हो जाते हैं जो 3 लिस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। उसी के साथ साथ यहाँ पर देखने को मिलता है डोमिनियन स्टेटस जो है ये यहाँ पर कन्फर्ट किया गया नहीं इस एक्ट के तहत। मतलब यहाँ पर जो दावा किया गया था साइमन कमीशन के द्वारा कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस जो है वो देंगे, तो ये दावा यहाँ पर पूरी तरीके से झूठा साबित होता है। जैसे न्यूज़ चैनल पर होता है ना, ये दावा, ये वायरल वीडियो यहाँ पर काफ़ी वायरल हो रहा है, इस वीडियो में जो दावा किया गया है ये सरासर झूठ है। उसी तरीके से साइमन कमीशन ने जो बोला था कि भैया हम अगले इसमें आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, तो डोमिनियन स्टेटस यहाँ पर आया नहीं, उनका दावा कंप्लीटली झूठा साबित हुआ। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो नेहरू है उन्होंने कहा कि ये जो एक्ट है ये मशीन है विथ ऑल ब्रेक्स एंड नो इंजन, कोई इंजन ही नहीं है, सिर्फ ब्रेक ही ब्रेक चल रहा है। तो देखिए ये जो चीज़ें होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि कौन से इसको, जो जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने ये कहा, गांधी जी ने ये कहा, है ना, तो ये जो चीज़ें होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो नेहरू जी ने जो मशीन विथ ऑल ब्रेक्स एंड नो इंजन कहा 1935 के एक्ट को। चलिए अब नेक्स्ट एक्ट पर जाते हैं। नेक्स्ट एक्ट हमें देखने को मिल रहा है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। लास्ट एक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हमें आज़ादी जो है वो मिल जाती है। अब देखिए बेसिकली हुआ क्या था, थोड़ा बैकग्राउंड हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर February 20, 1947 क्या होता है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो क्लीमेंट एटली है प्रधानमंत्री, वो यहाँ पर बोलते हैं कि इंडिया जो है उसे जून 30, 1948 तक आज़ादी जो है वो मिल जाएगी। मतलब हमारा रूल जो है वो खत्म हो जाएगा जून 30, 1948 तक, ठीक है। डेट जो है वो 1948 बताई गई थी, 1947 नहीं। याद होगा अगर आपको, मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियोस में मैंने आपको बताया कि पहले 1948 जो है उसकी 30 जून ये डेट सेट की गई थी। अब उसके बाद यहाँ पर जो इंडियंस है वो तो काफ़ी खुश हो गए कि भैया शाबाश, हम यहाँ पर आज़ादी जो है वो मिल रही है। लेकिन जो पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी मतलब पहले पाकिस्तानी थे, पहले हिंदुस्तानी ही थे, लेकिन जो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, है ना, जैसे कि जिन्ना हो गए, जो मुस्लिम लीग है, जो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, वो बोल रहे थे पाकिस्तान का जिक्र कहाँ है भाई साहब, पाकिस्तान हमें चाहिए, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम, पाकिस्तान हमको चाहिए, नहीं तो फिर हम तो यहाँ दंगा मचा देंगे, हम तो यहाँ कम्युनल राइट्स कर देंगे। और वही देखने को मिल रहा था, काफ़ी ज़्यादा कम्युनल राइट्स जो है वो हो रहे थे। और इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो 3 जून 1947 को यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स है वो बोलते हैं कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पर फ्रेम करो इंडियंस के लिए, और जो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है उनके लिए वो लागू नहीं होगी। इंडियंस को बोल दिया कि भैया तुम यहाँ पर क्या करो, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म करो, इलेक्शन जो है तो हो गए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म हो गई है, अब तुम एक काम करो, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू करो, जिनको नहीं अप्लाई करना होगा उन पर, तो उन पर अप्लाई नहीं होगी। तो बहुत सारी चीज़ें थी, है ना। और फिर यहाँ पर क्या होता है, माउंटबेटन जो है वो देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर माउंटबेटन प्लान आता है जो कि पार्टीशन के साथ आता है कि नहीं भैया हम यहाँ पर पार्टीशन कर देंगे। और फाइनली जो 15 अगस्त 1947, जून जुलाई अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1947 क्या होता है, हमें यहाँ पर जो आज़ादी है वो मिल जाती है। तो अब यहाँ पर जब आज़ादी मिलती है तो उसके बाद यहाँ पर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है 1947 का, वो ब्रिटिशर्स के द्वारा देखने को मिलता है। अब इस एक्ट के तहत क्या होता है, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ब्रिटिश रूल जो है वो ख़त्म हो गया है। बट ऑब्वियसली आज़ादी मिली है, ब्रिटिश रूल जो है वो ख़त्म हो गया है। बहुत लोग यहाँ पर खुश थे, मतलब ऑलमोस्ट सब लोग जो है काफ़ी खुश थे कि हमें यहाँ पर जो फॉरेन रूल है उससे आज़ादी मिल गई है। लेकिन उसी के साथ साथ एक दुख भी था। दुख क्या था, दुख था कि यहाँ पर पार्टीशन जो है इंडिया का वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था। जो पार्टीशन है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा था, जो पाकिस्तान है वो यहाँ पर हिंदुस्तान से अलग हो रहा था। और इसीलिए नेहरू जी जो है उन्होंने 15 अगस्त 1947 को यहाँ पर जो स्पीच दी थी उसे कहा जाता है ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ट्रस्ट विद डेस्टिनी ये स्पीच कहा जाता है। तो अगर आपको पूछा जाए तो ये 1947, 15 अगस्त 1947 जो है उस दिन जो नेहरू जी ने दी थी उससे कनेक्टेड है। अब यहाँ पर क्या होता है, उसी के साथ साथ जो भी ब्रिटिशर्स ने बनाया गया था, जो भी यहाँ पर बलून बनाया गया था उसे फोड़ा जाता है, एक एक करके टाचनियाँ मार मार के फोड़ा जाता है। तो सबसे पहले तो आती है वॉइसरॉय की बारी। वॉइसरॉय जो है उसका ऑफिस यहाँ पर कंप्लीटली एबॉलिश कर दिया जाता है। उसकी जगह पर कौन आएगा, तो यहाँ पर गवर्नर जनरल, फिर से गवर्नर जनरल। देखिए सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वाइसरॉय, ये जो जर्नी शुरू थी फिर से दुनिया गोल है, फिर से घूमकर गवर्नर जनरल पर चली गई। अब यहाँ पर ये जो गवर्नर जनरल था इसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी,
मतलब क्या है, मतलब इसे जो इतनी ज़्यादा पावर थी, वॉइसरॉय को इतनी ज़्यादा पावर थी, उसके पास वीटो था, सब कुछ था, लेकिन अब यहाँ पर जब वो गवर्नर जनरल में तब्दील कर दिया जाता है तो वो अब इंडियंस की कठपुतली बनकर रह गया था। उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, अब उसे पूरी तरीके से जो जो यहाँ पर इंडियंस हैं उनकी सुनकर काम करना पड़ रहा था। उसी के साथ साथ जो टाइटल है एम्परर ऑफ इंडिया का, वो यहाँ पर ड्रॉप कर दिया गया। बट ऑब्वियस है कि अब यहाँ पर जब एम्परर, यहाँ पर उनका रूल ही नहीं है, जो यहाँ पर ब्रिटिश में उन्हें एम्परर कहा जाता था ना, तो यहाँ पर जब यहाँ पर उनका रूल ही नहीं है तो एम्परर ऑफ इंडिया वो रहेगा ही नहीं। एम्परर ऑफ आप इंग्लैंड बोलते रहो, एम्परर ऑफ आप ब्रिटेन बोलते रहो, यूनाइटेड किंगडम बोलते रहो, यूरोप बोलते रहो, अमेरिका बोलते रहो, जो बोलना है बोलो, इंडिया में मत बोलो। तो यहाँ पर एम्परर ऑफ इंडिया जो उसका टाइटल यहाँ पर ड्रॉप कर दिया गया। उसी के साथ साथ जो डोमिनियंस है दोनों यहाँ पर, मतलब इंडिया और पाकिस्तान दोनों यहाँ पर डोमिनियंस बन जाते हैं ना पार्टीशन के साथ ही, तो यहाँ पर दोनों को खुद की कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए एम्पावर्ड कर दिया जाता है। और ये भी बोला जाता है कि तुम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन खुद फ्रेम कर सकते हो, जो एक्ट तुमको डालना है वो एक्ट तुम डाल सकते हो, हमारे कोई एक्ट निकालना है वो निकाल सकते हो, जो करना है वो कर सकते हो। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है, जो ब्रिटिश की अथॉरिटी थी प्रिंसली स्टेट्स पर, वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर जो प्रिंसली स्टेट्स थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा थे, 500 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स देखने को मिल रहे थे, तो उन्हें यहाँ पर ये पावर दी जाती है कि तुम फ्री हो, कि तुम इंडिया को भी ज्वाइन कर सकते हो, पाकिस्तान को भी ज्वाइन कर सकते हो। उसी के साथ साथ यहाँ पर देखने को मिलता है जो ऑफिस है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, बट ऑब्वियस है कि एक एक जो ऑफिस उन्होंने बनाए थे सबको एक एक करके टाचनियाँ मार मार के फोड़ रहे थे। तो यहाँ पर जो ऑफिस है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का, उसे भी एबॉलिश कर दिया जाता है, और जो पावर है उसकी ट्रांसफर कर दी जाती है सेक्रेटरी ऑफ द कॉमनवेल्थ अफेयर। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज है वो यहाँ पर क्रिएट की जाती है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहेगी ये फ्री रहेगी कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशन वो अडॉप्ट कर सकते हैं। उसमें जो ब्रिटिशर्स के एक्ट है उन्हें वो रिपेल करना चाहे तो रिपेल कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं, जो एक्ट अडॉप्ट करना है वो अडॉप्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस एक्ट। जो इंडिपेंडेंस एक्ट में जो चीज़ें बताई गई है इससे मिलाकर इसकी भी जो चीज़ें हैं वो रिपेल कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मतलब सब कुछ अब तुम्हारा है, आपका अधिकार है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो बाउंड्री है बिटवीन टू डोमिनियन स्टेटस, ये डिटरमाइन की गई बाउंड्री कमीशन के द्वारा, जिसे हेड किया जाता था रेडक्लिफ के द्वारा। मतलब यहाँ पर जो रेडक्लिफ है ये यहाँ पर आए। अब खास चीज़ आप यहाँ पर देखिए कि ये काय के लिए आए थे, ये आए थे पार्टीशन करने के लिए, कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में यहाँ पर पार्टीशन करेंगे, तो लाइन खींचने के लिए आए थे कि कौन सी लाइन जो है वो रहेगी पार्टीशन की। अब ये जो मतलब रेडक्लिफ थे ये इंडिया में कभी आए नहीं, इंडिया में उन्होंने कभी कदम रखा नहीं। एक लॉयर आप समझ सकते हो, वो काम कर रहे थे, ना ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनके पास कुछ ये थी स्किल्स थी, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन में थे, ना ही काय में थे। इंडिया की जियोग्राफिकल कंडीशन उनको पता नहीं है, यहाँ के रिवर्स उनको पता नहीं है, यहाँ के लोग उनको पता नहीं है, कल्चर उनको पता नहीं है, लेकिन बुलाए जाते हैं, बोलते तुम लकीरें आग दो, और वो लकीरों के हिसाब से इंडिया और पाकिस्तान जो है वो बढ़ जाएंगी। मतलब सोच सकते हो आप किस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी। और यहाँ पर देखने को मिल रहा था कि जो ब्रिटिश मोनार्क है उसके अधिकार यहाँ पर चले गए थे वीटो के, मतलब जो बिल्स है उसे जो वीटो कर पा रहे थे उनके अधिकार चले गए थे। जैसे कि यहाँ पर देखिए मेरे द्वारा बोला जा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है मोनार्क, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में बैठा हूँ मैं, और यहाँ पर मैं उनको बता रहा हूँ कि सुनो तुम्हारे अधिकार अब चले गए हैं। तो मैंने उनको अच्छे समझा दिया था कि मैं अधिकार आपके सब चले गए हैं, आप टेंशन लो मत, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रिजर्वेशन जो सर्टन बिल्स का होता है वो भी पूछने के लिए अभी इनका अधिकार नहीं रहा था। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है डिसिग्नेट किया जाता है, जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे उनको डिसिग्नेट किया जाता है द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड मतलब यहाँ पर सिर्फ आप हेड हो, बाकी आपके पास कोई पावर नहीं है, ठीक है। मतलब अब यहाँ पर क्या था, जो भी पावर्स हैं जो इनके डिस्क्रिशनरी पावर्स बोले जाते थे कि अब यहाँ ये हमारा डिस्क्रिशनरी पावर है, ये सब खत्म कर दिए गए थे। उसी के साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है फॉर्म की गई 1946 में, जो पार्लियामेंट के रूप में ही हमें देखने को मिली, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट इसमें जो नेक्स्ट हमारा ये रहेगा चैप्टर रहेगा उसमें हम डिटेल में इसके बारे में देखेंगे। उसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है माउंटबेटन, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम से पूछी गई है। माउंटबेटन फर्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के। मतलब यहाँ पर क्या हुआ था, जो पाकिस्तान है उसमें जिन्ना जो है वो खुद गवर्नर जनरल बन गया था जब पार्टीशन होने के बाद, लेकिन यहाँ पर इंडिया में जो माउंटबेटन आया था उसको यहाँ पर ये किया गया कि भैया तुम ही हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल बनो। तो जब हमें इंडिपेंडेंट मिलता है उसका फर्स्ट गवर्नर जनरल माउंटबेटन जो है हमें देखने को मिलता है 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक। फिर इसके बाद कौन बनता है, इसके बाद हमारे इंडियन बनते हैं। तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल और लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल, क्योंकि एक ही रहे उसके बाद ये पोस्ट ही चली गई, तो वो हमें राजगोपालचारी जो है वो देखने को मिलते हैं। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब एनालिसिस अगर हम देखते हैं इस एक्ट का, हमें देखने को मिलता है कि इस एक्ट के तहत जो ब्रिटिश क्राउन है, अब वो यहाँ पर अथॉरिटी उसकी नहीं थी इंडियंस पर या फिर पाकिस्तान स्टेट पर, सारी अथॉरिटी चली गई थी।
दूसरी चीज़ देखने को मिलती है कि नाइदर इंडिया या फिर पाकिस्तान जो है अब कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी फ्रॉम ब्रिटिश क्राउन यहाँ पर डिराइव कर रहे थे कि खुद की अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बन रही है, खुद के यहाँ पर रूल्स है, रेगुलेशंस है, तो अब यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन से कोई भी यहाँ पर चीज़ें जो है वो नहीं आ रही थी। और उसी के साथ साथ गवर्नर जनरल जो है और प्रोविंशियल गवर्नर जो है अब वो यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर काम कर रहे थे। मतलब जो भी यहाँ पर गवर्नर जनरल है या फिर वाइसरॉय है, उनकी जो भी यहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर थी वो यहाँ पर खत्म कर दी गई। अब पूरी तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उनके अकॉर्डिंग काम कर रहे थे, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब कौन? इंडियंस जो है उनके अकॉर्डिंग काम कर रहे थे। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा ये जो लेक्चर है वो खत्म होता है। इस तरीके से हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंप्लीट हो गया है एकदम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, डिटेल में।